मेरा नाम है उदिशा और आप लोगों की एक छोटी सी सीरीज फॉर 5 days अब हम आज स्टार्ट करने वाले हैं फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स हु वुड लाइक टू लर्न टू स्पीक इन इंग्लिश और हु वुड लाइक टू प्रॉब्ली वर्क ऑन देयर कम्युनिकेशन स्किल्स। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। और आज की क्लास की शुरुआत हम करेंगे थोड़े से रेसिज्म के साथ। कमेंट सेक्शन में एक स्टूडेंट ने लिखा है शायद थंबनेल को देख करके, डिसगस्टिंग, शी लुक्स लाइक चाइनीज। ओह माय गॉड, यू गाइस आर हार्टलेस। मतलब ठीक है, मुझे तो वो भी सुंदर लगते हैं, तो अगर मैं चाइनीज लगती हूँ तो मैं सुंदर हूँ, बट ऐसे डोंट यूज इट लाइक एन एक्सप्लेटिव, डोंट यूज इट लाइक एन अब्यूजिव वर्ड मैन. This is so bad. This is very bad, बेटा. You are a student or maybe you are already working. तो आप एक अच्छे इंसान बनने पर फोकस करें. वैसे मेरे लिए this was quite a good start. Anyway, चलिए आगे बढ़ते हैं. हमारी जो ये सीरीज है इसमें हम आप लोगों को 5000 के आसपास डेली यूज फ्रेजेस और सेंटेंसेस सिखाने वाले हैं, ताकि जो लोग ये कहते हैं कि हम बोलते वक्त हमें पता ही नहीं है कि बोलना क्या है, वो प्रॉब्लम दूर हो जाए. अगर आप थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, क्लासेस में रेगुलर रहेंगे, तो 5 दिन में आई थिंक आप काफी डिसेंट परफॉर्मेंस अपना कर सकते हैं. विदाउट एनी डिले बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं हमारे पहले फ्रेज से. कोई भी ऐसा इंसान, पहली चीज तो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, बट यहाँ पर अगर हम जानते हैं कि कोई इंसान बहुत ज्यादा सिगार या सिगरेट का कंजम्पशन कर रहा है, तो उससे हम क्या कहते हैं, उसके लिए भी हमारे पास एक फ्रेज होता है, ही और शी स्मोक्स लाइक अ चिमनी. कोई भी ऐसा इंसान है जो कि बहुत ज़्यादा स्मोक करता है, बहुत ज़्यादा सिगार यूज़ करता है, तो उसके लिए हम कहते हैं ही और शी स्मोक्स लाइक अ चिमनी. इसी तरह से अगर कोई गाड़ी है जिससे धुआं बहुत निकल रहा है, तो उसके लिए भी हम कहते हैं ओ माय गॉड दैट कार इज अ चिमनी. चिमनी बेसिकली फंडा यही है कि वहाँ से धुआं निकलता है. नाउ मूविंग ऑन एवरीवन, एक अच्छी चीज़ जो पहले हमें बुरी लगी थी, जैसे जब हमने ये क्लास लगाई होगी तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा होगा कि यार हमें क्या ज़रूरत है अंग्रेजी की, लेकिन अगर 2 दिन क्लास देख लेंगे तो उन्हें खुद समझ आ जाएगा दैट दिस इज प्रीटी बेनिफिशियल फॉर देम. सो यहाँ पर एक अच्छी चीज जो पहले बुरी लगती है बट फाइनली वो हमें अच्छी लगने लगती है, तो ऐसी कोई भी चीज हो तो हम उससे कहते हैं दैट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज. यानी कि जब तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कह देते हैं कि नहीं दोस्त के बर्थडे पार्टी में नहीं जाना है, तो तुम पहले तुम्हें बुरा लगता है, लेकिन जब तुम्हें पता चलता है कि एक्चुअली उस बर्थडे पार्टी में पुलिस का छापा पड़ गया था, तो तुम्हें बहुत खुशी होती है ना. तो उसी को कहते हैं ब्लेसिंग इन डिसगाइज. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं किसी चीज पर काम करना बंद कर देना. जब हम ये देखो, जैसे हम ऑफिस में काम करते रहते हैं, फिर हमें लगता है कि हम यार अब नहीं कर पाएंगे, सो आई एम गोइंग टू कॉल इट अ डे. किसी चीज पर जब हम काम करना बंद कर दे, जैसे तुम पढ़ाई करते हो रोज और तुम ये डिसाइड करते हो कि भाई ठीक है आज के लिए मैंने 9 घंटे पढ़ाई कर लिया, लेट्स कट इट ऑफ, तो वहां पर हम क्या कहते हैं, आई एम गोइंग टू कॉल इट अ डे. यानी कि आज के लिए जो काम है जिसको हम लेबर की तरह देखते हैं, यानी हार्ड वर्क की तरह देखते हैं, तो उसे हम बोलते हैं आई एम गोइंग टू कॉल इट अ डे. मूविंग ऑन, वो काम करें जो आप करना चाहते हैं ताकि आप आगे बढ़ सकें. देखिए यहाँ पर कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो हम मन में रख लेते हैं एंड वी फील लाइक आगे कोई फ्यूचर नहीं है या फिर अब कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, एंड वी कीप ऑन होल्डिंग सम ग्रजेस इन आवर हार्ट, इन आवर माइंड. हम नेगेटिव हो जाते हैं. तो ऐसी सिचुएशन में हम अपने दोस्तों को कहते हैं गेट ओवर विद इट यार, यानी कि उसको खत्म करो, उसके बारे में सोच लिया है, अब तुम इसको फिनिश कर दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा. राइट, आप किसी भी चीज पे ड्वेल करने लगो तो इट बेसिकली टेक्स अप अ लॉट ऑफ योर एनर्जी एंड गिव्स यू रियली बैड कॉन्सिक्वेंसेज एट टाइम्स. सो यू नीड टू गेट इट आउट ऑफ योर सिस्टम. अब तुम्हें अगर मेरे ऊपर गुस्सा आ रहा है पर तुम ये सोच रहे हो कि अच्छा टीचर है, इनको मैं नहीं डांटूंगा या इनको मैं नहीं बोलूंगा, तो फिर तुम बहुत दिनों तक उस गुस्से को रखोगे, फिर किसी दिन तुम आके कॉमेंट सेक्शन में मुझे कुछ बहुत ज्यादा बुरा कह दोगे. राइट, तो बहुत ज्यादा बुरा होने की लिमिट तक जाइए ही मत. पहले ही जब आपको कोई चीज लग रही है, स्लाइट प्रॉब्लम है, तभी बात कर लीजिए और जाकर के कह दीजिए कि मैम ऐसा है, हमें ये ठीक नहीं लगा. राइट, तो गेट इट आउट ऑफ योर सिस्टम. दिमाग से बाहर निकालो, आत्मा से बाहर निकालो, दिल से बाहर निकालो. डोंट ड्वेल ऑन थिंग्स विच आर नॉट बेनिफिटिंग यू. ठीक है, मूविंग ऑन एवरीबडी. नेक्स्ट, कुछ करना या कहीं रहना जारी रखना. बेसिकली किसी भी चीज को जब हम एक सिचुएशन में या एक लेट्स से स्पेसिफिक पोजीशन में कहते हैं ऐसे ही रुको, ऐसे ही रुको, तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं अपना फ्रेज होल्ड टाइट. अब ये जो है काफी जब लोग सरेंडर करने वाले होते हैं, गिव अप करने वाले होते हैं, क्विट करने वाले होते हैं, तब भी हम उन्हें कहते हैं कि भाई देखो हार मत मानो, होल्ड टाइट. यानी
संभाल के बैठो, ईश्वर सब अच्छा कर देंगे ना। तो बेसिकली जब हम किसी को ये मोटिवेट कर रहे होते हैं कि आप गिव अप मत करिए, या आप जो जिस स्थिति में हैं इसी में परसिस्ट करिए, इसी में कंटिन्यू करिए, तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं अपना फ्रेज टू होल्ड टाइट। आज की क्लास हमें छोटी रखनी पड़ेगी, अनफॉर्चुनेटली स्टार्ट थोड़ा लेट किया था, बट जल्दी करते हैं। हिम्मत मत हारो। फॉर अनदर थिंग वी से हैंग इन देयर बडी, यानी कि तुम हार मत मानो यार, परेशान मत हो यार, कुछ बुरा नहीं होगा यार। तो हम कहते हैं दोस्त हैंग इन देयर, ठीक है, विश्वास रखो, भरोसा रखो, रुके रहो, टिके रहो, एटसेट्रा। जब भी हम किसी को थोड़ी मोटिवेशन देते हैं ना, जैसे कई बार होता है हमारे कैंडिडेट्स होते हैं, वो लगातार एग्जाम्स दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इंटरव्यूज फेस कर रहे हैं, बट देन इवेंचुअली कई बार नहीं मिलता है उन्हें सक्सेस। तो टीचर्स तो जनरली अपने बच्चों को ये कहते हैं कि बेटा लगे रहो, है ना, वही लगे रहो को अंग्रेजी में आप कहते हैं हैंग इन देयर बडी। ओके ओके, दैट्स वेरी नाइस संतोष। नाउ कुछ भी असंभव नहीं है या कुछ भी हो सकता है, नेवर से नेवर अगेन। जैसे कभी आके किसी ने मुझे बोला आपका बैच मैं कभी नहीं लूंगा, लेकिन मुझे पता है कि अगर हम कभी भी आप एक पूरी क्लास देख लेते हैं तो आप लोग को जनरली काफी इंटरेस्टिंग लगता है। ये टॉपिक ही ऐसा है यार, बिकॉज ये कोई किताबी नॉलेज खाली आपके साथ शेयर नहीं की जाती है। दिस इज बेसिकली अ स्किल जो आपको रोजमर्रा के लिए बड़ा आवश्यक लगता है, जो जिसमें आप लोगों को फिर धीरे धीरे मजा आने लगता है। जब आप अपने अंदर सुधार देखते हैं तो वो आपके लिए एक और अच्छा मोटिवेशन होता है। तो नेवर से नेवर। या मान लो आज मैं कहती हूँ कि मैं दीदी इंग्लिश समझा दो, बेटा वही कोशिश कर रही थी मैं। समटाइम्स यू गाइस आर वेरी फनी। अगर आप श्योर नहीं हैं, शायद नेसेसरीली सब कुछ आपने लगा दिया है उसमें, तो फिर आप मेरी बात ही मान लीजिए, ठीक है। हैंग इन देयर, जैसे मान लीजिए कि क्या एग्जाम्पल दे, हाँ मान लीजिए छोटे बच्चे कई बार होते हैं, वो अपने आप को किसी रूम के अंदर जाके जब लॉक कर लेते हैं, फिर वो खोल नहीं पाते हैं उस दरवाजे को, तो हम उस बच्चे को क्या बोलते हैं, हैंग इन देयर, यानी स्टे देयर, रुको, वहीं रुको, संभाल के, टिके रहो, लगे रहो। सो ये दिस इज हाउ यू डिराइव मीनिंग आउट दिस फ्रेजेस, सो यू डोंट हैव टू बी कंफ्यूज्ड अबाउट इट। अर्थ क्या डिराइव कर रहे हैं उस पर फोकस रहिए, ठीक है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एब्सोल्युटली, इसका यही अर्थ होता है, नेवर से नेवर, राइट। कभी भी ये मत कहो कि ऐसा कभी नहीं होगा। मान लो मैंने ये कहा कि मैं मधु से कभी बात नहीं करूंगी, बट ऐसा कभी नहीं होता है, बिकॉज इफ यू से नेवर, फिर तो जिंदगी वो जरूर करवाती है तुमसे। मूविंग ऑन एवरीबडी, अधिक धनवान या फिर सफल आदि बनना, मूव अप इन द वर्ल्ड। ऑल ऑफ अस आर बेसिकली आफ्टर दिस यार, हम सब जिंदगी में इसी एक चीज के पीछे लगे हुए हैं कि कैसे हम आज जहां पर हमारा जो स्टेटस है, स्टैचर है, या फिर लाइफस्टाइल है, उन सारी चीजों को हम कैसे लगातार अपग्रेड करते रहे, लेवल अप करते रहे। तो बस उसी को अंग्रेजी में हम कहते हैं we're all trying to move up in the world, यानी कि हम सब जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, करेक्ट। मूविंग ऑन, फूट फूट कर रोना। चलो तुम लोग कहते हो तुम लोग को इंग्लिश आती है, टेल मी हाउ डू यू से दिस इन इंग्लिश। अगर तुम्हें कहना है यार वो तो फूट फूट कर रो रही थी, तो आप अंग्रेजी में इस बात को कैसे कहेंगे। आई वेट फॉर योर आंसर। लाइव और लाइक बराबर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जल्दी से बताइए, फूट फूट कर रोना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। क्राइंग अ लॉट, ओके, ठीक है यार। ओवरऑल मतलब तो यही होता है, अगर देखा जाए, अगर मीनिंग टू मीनिंग हमें कनेक्ट करना है, तो फूट फूट कर रोना का मतलब डेफिनेटली होता है बहुत ज्यादा रोना, और बहुत ज्यादा रोना को अंग्रेजी में कहते हैं शी क्राइड अ लॉट। बट बेटा इसका एक काफी क्लोज ट्रांसलेशन है, शी वाज क्राइंग सो बैडली। ओके वेल दैट्स ऑल्सो अ गुड अटेम्प्ट, बट आईड लाइक टू टेल यू कि आप एग्जैक्टली इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं। टू क्राई देयर आईज आउट, भाई कहते हैं ना फूट फूट कर रो रही थी वो, शी क्राइड हर आईज आउट, यानी कि बहुत रोई वो, इतना रोई कि आंखें बाहर आ गई। दिस अगेन दिस इज जस्ट अ मेटाफोर काइंड ऑफ अ सिचुएशन, बट आप ऐसे बोल सकते हैं कि भाई बहुत रो रही थी वो, शी क्राइड हर आईज आउट, या फिर मैं बहुत रोई थी, आई क्राइड माई आईज आउट, वो फूट फूट कर रो रही थी, शी क्राइड हर आईज आउट, राइट। शी क्राइड बाय ऑल ईयर्स, अच्छा ओके। नेक्स्ट, ऑल टीयर्स, अच्छा। बेरोजगार को क्या कहते हैं, बेरोजगार को अनएम्प्लॉयड कहते हैं, राइट। लेकिन इसी के लिए मान लीजिए कि
आपके पास पहले जॉब थी बट अभी नहीं है, तब आप क्या कहते हैं? तब आप कहते हैं आउट ऑफ वर्क, ही और शी हैज बिन आउट ऑफ वर्क फॉर अ वाइल नाउ, यानी कि उसकी नौकरी को गए काफी टाइम हो चुका है। और अगर इसी चीज को हम ऐसा बोलें कि आपके पास पहले जॉब थी और अब आप जॉब सर्च कर रहे हो, तो यहाँ पर आप कहते हैं आई एम इन बिटवीन जॉब्स, आई एम इन बिटवीन जॉब्स। दरअसल जब आप कोई चीज खोज रहे होते हैं ना, तो उसके लिए इन बिटवीन कहा जाता है। जैसे आप एक घर छोड़ के दूसरे घर को तलाश रहे हैं कि अच्छा पहले हम दिल्ली रहते थे, अब हमें गुड़गांव शिफ्ट होना है, हम घर ढूंढ रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? आई एम इन बिटवीन होम्स एट द मोमेंट। अच्छा, एट द मोमेंट मोमेंट, ओके। अच्छा, अगर मान लीजिए कि हम दिल्ली से शिफ्ट होकर के या हरियाणा से शिफ्ट होकर के उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि अच्छा आई एम इन बिटवीन स्टेट्स, यानी अभी पक्का नहीं है, हम ढूंढ रहे हैं कि हम वो वाले राज्य में कहाँ पर जा कर के रहेंगे। सो जब भी आप कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं, आपको मिली नहीं है, यू आर ट्राइंग टू ट्रांजिशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वन जॉब टू अनदर, तो आप वहाँ पर इन बिटवीन का भी यूज़ करते हैं। ठीक है। सो बेरोजगार के लिए या नौकरी ढूंढ रहे हैं के लिए हम आउट ऑफ वर्क भी करते हैं, और नौकरी ढूंढने के लिए इन बिटवीन जॉब्स भी बोलते हैं। बिल्कुल भी पैसा ना होना, बिल्कुल जिसको कहते हैं नहीं, हम कहते हैं ना कि यार बिल्कुल मैं तो कंगाल हो गई हूँ यार, मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, तो हम अंग्रेजी में इस बात को क्या कह सकते हैं? वी कैन कॉल दीज काइंड्स ऑफ पीपल फ्लैट ब्रोक। ही और शी इज फ्लैट ब्रोक, बिल्कुल ही पैसे नहीं है, राइट अच्छा, एक काम करिए सब लोग, मुझे बताइए कंजूस को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एंड डोंट टेल मी माइजर। आई एम इन बिटवीन लाइफ। तौबा, बहुत गंभीर बातें कर रहे हो बच्चों, चलो जल्दी से बताओ। कंजूस को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डोंट टेल मी माइजर। ठीक है, एक टेस्ट आपका ना, हमको पता है कि कंजूस को माइजर कहते हैं, इसके अलावा कौन सा? देखो वही तो लिखा आपने, इंसॉल्वेंट कहते हैं। क्या बात कर रहे हो? कंजूस को इंसॉल्वेंट क्यों कहेंगे? मैं नहीं मानती। दो लोगों को आंसर आता है खाली। हाँ यार अशोक, यू ट्राइड प्रीटी वेल, बट आपने स्पेलिंग गलत कर दी है, शायद टाइपो है। ओके, एंड फ्रूगल, फ्रूगल इज अ गुड वर्ड, वेरी गुड। फ्रूगल किसको कहते हैं? जो लोग पैसे खर्च करने से कतराते हैं, पीपल हु ट्राई टू सर्वाइव ऑन अदर पीपल्स एक्सपेंडिचर। ठीक है भाई, ये यहाँ पे बहुत ज्यादा रेसिज्म और कास्टिज्म सब फैलाया जा रहा है, ये सब मत करिए आप लोग, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। स्टिंजी की स्पेलिंग ठीक करिए आप लोग। हाँ, गुड। सो द वर्ड दैट आई वाज एक्चुअली लुकिंग फॉर वाज स्टिंजी। सभी लोग लिख लीजिए। माइजर आपको अगर नहीं बोलने का मन है तो आप फ्रूगल या फिर स्टिंजी बोल सकते हैं। साथ ही साथ आपकी ये क्लास जो है ना, ये चलती रहेगी अभी फॉर 5 मोर डेज, तो कृपया इस मौके का भरपूर फायदा उठाइए और टाइमली क्लास में आइए। चलिए, चेस्ट पेयरिंग, व्हाट? आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दैट, बट आई माइट बी रॉन्ग। एनीवे, चलो, एक अलग राय या दृष्टिकोण का आ जाना या हो जाना या बन जाना। ठीक है, अगर जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि यार आई वॉज गोइंग टू सेल माई हाउस, बट फिर मेरा ओपिनियन या मेरा पर्सपेक्टिव बदल गया, जो हम कहते हैं ना कि अचानक से मेरी राय बदल गई। अच्छा, पहले मुझे उदिशा मैम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन मैं उनसे मिली तो उसके बाद वो मुझे अच्छी लगने लग गई। तो अब यहाँ क्या हो रहा है? आपका ओपिनियन या आपकी राय बदल रही है, तो इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं टू हैव अ चेंज ऑफ हार्ट, राइट एवरीवन? टू हैव अ चेंज ऑफ हार्ट। जैसे मैं अपना घर बेचने वाली थी यार, फिर मेरे को लगा जाने दो, पुराना है, पुश्तैनी है, क्यों बेचते हैं। सो आई हैड अ चेंज ऑफ हार्ट। मुझे उदिशा मैम पहले नहीं पसंद थी, फिर मैं उनसे मिली तो वो मुझे अच्छी लगने लगी। सो आई हैड अ चेंज ऑफ हार्ट। जब हमारा किसी चीज को लेकर के ओपिनियन या व्यू पॉइंट या दृष्टिकोण बदल जाता है, तो हम वहां पर यूज कर सकते हैं टू हैव अ चेंज ऑफ हार्ट। कोई कठिन या अप्रिय कार्य करना, अब जैसे मेरे लिए तो सारे प्रकार के कार्य अप्रिय और कठिन है। अगर आपको ये देखना है कि एक कामचोर इंसान कैसा नौकरी के अलावा,
नौकरी में मैं कामचोर नहीं हूँ, बट इसके अलावा जिंदगी में अगर कोई मुझसे काम की बात कर लेता है तो मुझे पता नहीं बहुत सारे दुख, दर्द और पीड़ा हो जाते हैं, और मैं इसका खुल के इसको स्वीकार कर रही हूँ, तो मुझे लगता है मुझे क्रिटिसिज्म नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने अगर कहा कि घर में पेड़ लगाना है और माली भैया ने कहा कि हम 5,000 रुपए लेंगे इसके, तो हम क्या कहेंगे कि हम खुद कर लेंगे। हालांकि हमें वो काम पसंद नहीं है करना, या मान लीजिए हमें वो मेहनत का काम लग रहा है, बट हम उसको खुद कर लेंगे क्योंकि वो नाजायज पैसे मांग रहे हैं, राइट, या करने को मना कर रहे हैं, या फिर शायद टाइम पे नहीं आ रहे हैं, सो आई एम गोइंग टू डू इट माई सेल्फ। नाउ कोई कठिन या अप्रिय कार्य करने के लिए हम कहते हैं आई एम गोइंग टू गेट माई हैंड्स डर्टी, यानी हम खुद वो कार्य कर लेंगे। सो बेसिकली ये समझिए, टू गेट फिजिकली एक्टिव यानी कि खुद काम में लग जाना, नंबर 1। दूसरा, कोई कार्य जो बाकी कोई नहीं करना चाहता, जब आप करने को खुद तैयार हो जाते हैं या कोई और करने को तैयार हो जाता है, बोलता है ओ माय गॉड शी गॉट हर हैंड्स डर्टी, उसने खुद ही कर लिया वो काम। जब हम ये कहना चाहते हैं ना कि वो काम किसी और ने नहीं किया इसलिए उसने खुद कर लिया, सो शी गॉट हर हैंड्स डर्टी। अब जैसे कई बार एग्जाम्पल अजीब लगेगा, लेकिन जितने भी ये क्राइम्स होते हैं, ज्यादातर जो मास्टरमाइंड होते हैं वो खुद नहीं करते हैं, किसी और से करवाते हैं, बट जब वो कोई और मना कर देगा तो क्या करना पड़ेगा, दे विल हैव टू get their hands dirty. Now you have to start using these phrases also. सहानुभूति पूर्वक या ध्यान पूर्वक सुनना। अगर कोई रो रहा है तो कई बार मैंने देखा है कि बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, वो बातों को सुनते हैं, वो बैठते हैं, वो समझाते भी हैं, अपना शायद 15 मिनट का नुकसान करा लेते हैं, बट बैठते हैं। दुनिया में अच्छे लोग काफी हैं। तो यहाँ पर वो जो करते हैं उसको बोलते हैं टू लेंड एन ईयर, यानी कि अगर आपका कोई दोस्त परेशान है, आप उसको प्रॉब्ली फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकते या अदरवाइज हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप उसके बैठ के उसके दुख सुन लेते हैं, राइट। आई थिंक दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द बेस्ट काइंड ऑफ फ्रेंड्स। अगर आप दुख सुन ले रहे हो ना यार, और थोड़ा सा उसे हंसाने की कोशिश कर दे रहे हो, तो आई थिंक यू आर द बेस्ट, एंड इन दैट केस आई एम ऑलवेज देयर टू लेंड यू एन ईयर, यानी कि मैं आपकी बात सुनने के लिए हमेशा हूँ। आई विल लेंड यू एन ईयर यानी मैं आपकी बात सुनूंगी, लेंडिंग एन ईयर यानी मैं सहानुभूति पूर्वक प्यार से आपकी बातों को सुन लूंगी। तो आप भी सुना करिए अपने दोस्तों की बातों को, अच्छा लगता है। सुनने के लिए तैयार और उत्सुक, जैसे अभी मैं अगर बच्चों को डांटूं, तुम लोग सिर्फ कमेंट सेक्शन में बिजी हो, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है, तो बच्चे कहेंगे अरे नहीं नहीं मैम वी आर ऑल इयर्स, यानी कि हम बहुत उत्सुकता के साथ आपकी बात सुन रहे हैं या सुनने के लिए तैयार हैं। तो इन इंग्लिश हाउ डू वी से दैट, वी से वी आर ऑल इयर्स। द ऑल इयर्स होने का मतलब ये नहीं होता कि बहुत सारे कान होना, हम आपकी बात सुनने में इंटरेस्टेड हैं या हम आपकी बात को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। दैट्स प्रिसाइजली वेयर वी यूज द फ्रेज ऑल इयर्स। नेक्स्ट देखते हैं कठिन समस्या, साथ ही एक ऐसा व्यक्ति जिससे निपटना मुश्किल हो। निपटना इज अ वेरी ब्यूटिफुल वर्ड आई पर्सनली फील। अच्छा मैं एक सवाल पूछूंगी, बिना चीटिंग किए मुझे कौन आंसर देगा? मीटिंग की हिंदी क्या होती है? मीटिंग की हिंदी क्या होती है? इंटेंशन का मतलब भावना, आपका भाव क्या है, इंटेंट। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मीटिंग, मीटिंग को संप्रेक्षण, सम्मेलन, व्हाट? बैठक, जितने लोगों ने गूगल से चेक किया है उन्होंने मुझे आंसर बता दिया है बैठक। संगोष्ठी इज मोर लाइक अ कॉन्फ्रेंस और कन्वर्जेंस एटसेट्रा। देखिए मीटिंग को हम यहाँ पर कह सकते हैं बैठक, ठीक है, ये गूगल से आ गया आंसर। अगर मुझे ये कहना है कि मुलाकात, राइट, मुलाकात जो है ये एक उर्दू वर्ड है जहां तक मुझे पता है, राइट। मुलाकात को हिंदी में क्या कहते हैं, अब बताइए। मुलाकात को हिंदी में क्या कहिएगा? ओह इट्स 4 o'clock, आई नीड टू एंड द सेशन। अच्छा मैं भी तुम लोग के साथ इतने दिनों बाद जुड़ती हूँ कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्लास में आके। वैसे याद रखना कि कल भी तुम्हारी 3:30 पे क्लास है, आधे घंटे का छोटा सा सेशन, डेली वोकैबुलरी फ्रेजेस एंड ऑल, तो मिस मत कर देना।
मिलना, अच्छा मेरी उनसे मुलाकात हुई, मेरा उनसे मिलना हुआ, हाँ ऐसे बोलते तो हैं बट नहीं, देयर इज अनदर बेटर वर्ड, इट्स भेंट, मेरी उनसे भेंट हुई, दैट्स हाउ यू। तुम लोग अंग्रेजी सीखने चले हो, हिंदी पे भी काम नहीं कर रहे हो। अच्छा ये बताओ, जैसे हम कहते हैं ना हाथ धोना, हाथ धोना को शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं, ये मुझे भी कल ही बताया गया है, राइट? उससे कहते हैं हस्त प्रक्षालन अपेरेंटली। आई एम शॉक्ड कि मुझे क्यों ये पता है, बट एनीवे। सो एक कठिन समस्या से निपटना, साथ ही एक ऐसा व्यक्ति जिससे निपटना मुश्किल हो। जब हम कहते हैं यार उसके पापा बहुत स्ट्रिक्ट है भाई, उनको नहीं समझा सकता कोई भी, तो हम कहते हैं हिज फादर इज अ टफ नट टू क्रैक, हिज फादर इज अ हार्ड नट टू क्रैक, राइट? मेरी हिंदी बहुत गंदी है, नहीं ऐसा मत बोलिए आप, लैंग्वेजेस पे सबको काम करते रहना चाहिए यार। हमारे आज के फ्रेजेस को देखते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम सामने वाले को थोड़ा सतर्क करना चाहते हैं या फिर अपनी बात पर ध्यान देने को बोलना चाहते हैं, सो हम उनसे कह सकते हैं प्लीज पे अटेंशन। नाउ गाइज, ये अभी हमारा जो फर्स्ट और सेकंड डे है, इसमें मैं कोशिश कर रही हूँ कि बहुत ही सिंपल बट बहुत ज्यादा यूजफुल फ्रेजेस पर हम ध्यान दें। यूजफुल इन टर्म्स ऑफ कि आपको दिन भर में कई बार मौका मिलता है ऐसे फ्रेजेस को बोलने का, राइट? सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप कोशिश करिए और थोड़ा सा ऑब्जर्वेंट रहिए, जहां पर भी आपको बोलना है कि ध्यान दीजिए इधर, या मेरी बात पे ध्यान दीजिए, या क्लास में ध्यान दीजिए, या फिर काम पे ध्यान दीजिए, तो वहां पर आप यूज करिए इस फ्रेज को, प्लीज पे अटेंशन। मूविंग ऑन, क्या तुमने ये किया है? अब हम इंक्वायर करते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि तुम्हारे छोटे भाई ने किसी को मारा, तो हम तुरंत ये नहीं कि उसको पकड़ के मारने लगे, हम पूछते हैं क्या तुमने ये किया है? या फिर कई बार ऐसा भी होता है, जैसे मैंने आपको कल एक होमवर्क दिया था, मैंने कहा था सारे सेंटेंसेस को आप प्रैक्टिस करके आइएगा, तो क्या तुमने होमवर्क किया है? एंड उसी को अंग्रेजी में हम कहते हैं डिड यू डू दिस या फिर डिड यू डू दैट। अगर मैंने आपको कल कहा था कि होमवर्क करके आना, और आज अगर मुझे पूछना है तुमने वो किया था, तो कैसे पूछूंगी मैं? डिड यू डू दैट। एंड मान लीजिए किसी के हाथ से एक फ्लावर वास टूट जाता है, मैं पूछूंगी तुमने किया है? डिड यू डू दिस, क्या तुमने किया? तो देखो टोन का बहुत फर्क पड़ता है गाइज। नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं, मुझे जल्दी से जाना होगा। कई बार आप अपने दोस्तों के साथ चिल कर रहे होते हैं और फिर आपके फादर का फोन आता है कि तुरंत घर पहुंचो, तो आप कहते हैं हमें तुरंत जाना होगा, जल्दी जाना होगा। आई नीड टू लीव क्विकली, आई नीड टू लीव क्विकली यानी कि मुझे बहुत जल्दी से जाना पड़ेगा। अच्छा, आई नीड टू, जब भी आप एक इमरजेंसी की बात करते हैं या फिर आप एक कंपल्शन की बात करते हैं कि ऐसा हमें करना पड़ेगा, वहां पर आप आई नीड टू करके बात कर सकते हैं। जैसे हमें घर जाना पड़ेगा, आई नीड टू गो होम। हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी, आई नीड टू स्टडी। हमें उदिशा मैम की क्लास देखनी पड़ेगी, आई नीड टू वॉच उदिशा मैम्स क्लास, एटसेट्रा। नेक्स्ट, तुम क्यों नहीं आ रहे हो? और ये माइक का तार एक और बार अगर मेरे पैर में फंसा गाइस तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, गिर जाऊंगी, बस वही है। तुम क्यों नहीं आ रहे हो? सो अ लॉट ऑफ टाइम्स हम प्लान बनाते हैं दोस्तों के साथ, उसमें से कोई एक कहता है कि यार हम नहीं आ पाएंगे, हमारा कुछ काम है, तो हम पूछते हैं कि तुम क्यों नहीं आ रहे हो? सो वी आस्क व्हाई आरंट यू कमिंग, व्हाई आरंट। अब देखो क्या होता है ना, आरंट यू बोलने में कई बार लोगों का प्रोनाउंसिएशन अजीब सा हो जाता है, आरंट बोल देते हैं। व्हाई आरंट यू कमिंग, आरंट की जगह आपको आंट बोलना है, व्हाई आरंट यू कमिंग, राइट? ओके, मूविंग ऑन एवरीबडी, थोड़ी देर रुको। सो वी आस्क आवर स्टूडेंट्स, वी आस्क आवर गेस्ट्स, और कई बार इलेक्ट्रिशियन आया है, हमें पता नहीं है काम क्या कराना है, मम्मा को पता है, तो वी आस्क हर, उनसे पूछ के बताते हैं। तो उस मोमेंट में हम सामने वाले को कहते हैं थोड़ी देर रुक जाइए, तो कैसे कहेंगे अंग्रेजी में? वेट फॉर अ वाइल, वेट फॉर अ वाइल। अब सवाल आप ये पूछेंगे मैम इलेक्ट्रिशियन अंग्रेजी क्यों ही बोलेगा? अगर मेरा स्टूडेंट होगा तो इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर नहीं, प्लम्बर हो, गार्डनर हो, वेजिटेबल वेंडर हो, सब अंग्रेजी बोल सकते हैं। एंड आई थिंक आप लोग खुद भी ध्यान देते हैं कि अगर आपको एक कैब ड्राइवर मिलता है जो कि अच्छी अंग्रेजी बोल रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका व्यवहार उसके साथ बदल जाता है। अब ये दोगलापन आप लोग क्यों करते हैं कि खुद आप अंग्रेजी का मजाक उड़ा लेते हैं कई बार कि हैं इसकी क्या ज़रूरत है हमें, लेकिन कोई सामने से अंग्रेजी बोलता है तो ऑटोमेटिकली आप उसके साथ बेहतर व्यवहार करने लगते हैं। तो ये एक सॉर्ट ऑफ हिपोक्रेसी है, ज़रा इस पर भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, मुझे ये नहीं चाहिए। सो अगर मान लीजिए मैंने आपको कहा कि नहीं बेटा तुम ये गिफ्ट ले लो, तो तुम बोले नहीं मैम हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए को अंग्रेजी में आप कैसे कहेंगे? आई डोंट वॉन्ट दिस। इट्स प्रिटी सिंपल। अगर मैं आपको ग्रामर के थ्रू ये चीज़ें पढ़ाऊँ तो आपको ये बहुत आसान लगेगी।
बट क्योंकि आप लोगों का ग्रामर में मन नहीं लगता तो मैं आप लोगों को ये फ्रेजेस डायरेक्टली बता रही हूँ और आप आज ही से इन्हें बोलना शुरू कर दीजिए. आई एम टेलिंग यू, इनिशियली आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लग सकता है कि यार कोई और नहीं बोल रहा है, मैं क्यों इंग्लिश बोल रहा हूँ, बट ट्रस्ट मी, व्हेन इन फ्यूचर जब आपको इसका फायदा मिलेगा, बेनिफिट होगा, तो आप काफ़ी खुश होंगे इस चीज़ को लेकर. नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो. अक्सर हम पूछते हैं जब कोई कुछ गलत कर रहा होता है या ऑकवर्ड कर रहा होता है तो हम उसको पूछते हैं यार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो भाई. तो अंग्रेजी में हम कह सकते हैं व्हाई आर यू डूइंग दिस, व्हाई आर यू डूइंग दिस. जैसे कभी कभी कमेंट सेक्शन में कुछ बच्चे आते हैं और बेवजह का शोर शराबा कर देते हैं, तो हम उनसे कहते हैं बेटा आप क्यों कर रहे हैं ये, इससे आपको क्या मिल रहा है, व्हाई आर यू डूइंग दिस, व्हाट आर यू गेटिंग आउट ऑफ दिस, इससे आपको क्या मिल रहा है, व्हाट आर यू गेटिंग आउट ऑफ दिस. नेक्स्ट फ्रेज देखिए, ये बहुत मुश्किल है मैम, स्पोकन इंग्लिश सीखना आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है. हाउ डू यू से दैट इन इंग्लिश, दिस इज वेरी डिफिकल्ट, दिस इज वेरी डिफिकल्ट, दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स, दिस इज वेरी इंटेंस एटसेट्रा आप बोल सकते हैं. नेक्स्ट, ये बिल्कुल सही है. हाँ मैम आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हम लोग कभी कभी जो अंग्रेजी बोलता है उसके साथ बेहतर व्यवहार करते हैं, जो हिंदी बोलता है उसको जानबूझ के इग्नोर कर देते हैं. ऐसा चेक करना तुम लोग, आई एम नॉट लाइंग. Okay, ma'am, please explain in English only so that listening English is habitual for our ears. Okay, sure, that's a very good idea, by the way, Warrior. But beta, we also have students who are more comfortable with Hindi, so I'll have to keep it English. है ना, हिंदी और अंग्रेजी. रुद्र, वेरी गुड जॉब. दिस इज वेरी हार्ड ऑल्सो, यू कैन से. अच्छा, ये बिल्कुल सही है, जैसे वॉरियर की बात बिल्कुल सही है अगर मुझे कहना है, सो दिस इज परफेक्ट और दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. देखो, सही जो है वो कभी कभी बात करता है किसी चीज़ के बिल्कुल ट्रू होने की, सो हम वहाँ पर कहते हैं दिस इज ट्रू, यानी ये बिल्कुल करेक्ट बात बोल रहे हैं. और कभी कभी उसमें कोई कमी नहीं होती है, दिस इज परफेक्ट, मतलब मैं तो यही ढूंढ रही थी, हाँ मुझे यही वाली क्लास चाहिए थी जिसमें डेली यूज सेंटेंसेस पढ़ाए जाएं. दिस इज परफेक्ट मैम, ये वाली क्लास सही है. तो सही को दो तरीके से यूज करना है, तो प्लीज याद रखिएगा, अगर कोई फैक्ट लग रहा है आपको तो ट्रू बोलिए, और कोई चीज जो आपको बिल्कुल चाहिए थी वही मिल गई तो उसे परफेक्ट कहिएगा. ओके, क्या आप मदद कर सकते हैं मैम, मुझे रिटन इंग्लिश पे काम करना है, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं. तो अंग्रेजी में हम कहते हैं कैन यू हेल्प मी या फिर कुड यू हेल्प मी. देखिए, कैन और कुड में एक छोटा सा फर्क आपको समझा देते हैं. कुड जो होता है ये स्पेलिंग वाइज भी देखिए बड़ा है और कैन जो है वो छोटा है. तो आप याद रखें कि कैन को आप छोटे लोगों से, उम्र में छोटे, पद में छोटे या बराबरी के लोगों से यूज करिए. वेराज अगर कोई आपसे उम्र में बड़ा है, फॉर्मल सिचुएशन है, पद में बड़ा है, तो वहां पर आप कुड का इस्तेमाल करिए. कुड यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प और हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, इज कुड यू हेल्प मी. तुम कुछ गलत कर रहे हो. अच्छा, कोई बच्चा कहता है कि मैम मैं तो 18 बार प्री लिख चुका हूँ. जस्ट एन एग्जाम्पल, मल्टीपल एग्जाम्स होते हैं बैंकिंग वगैरह के अगर हम देखें तो मैम मैं कई बार प्री लिखा हूँ, मेंस एक भी नहीं हम पहुँच पा रहे हैं. तो हम क्या कहते हैं वहाँ पे, बेटा तुम कुछ गलत कर रहे हो, यू नीड टू रीवायर द स्ट्रैटेजी, तुमको अपनी स्ट्रैटेजी चेक करने की ज़रूरत है. तो तुम कुछ गलत कर रहे हो, यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग. अब देखो, ये बातें हैं यार उन लोगों के लिए जो इंटेंशनली यूज करने वाले हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना और प्रोनाउंसिएशन का बड़ा ध्यान रखना बोलते वक्त, ठीक है. कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे कभी कभी होता है बच्चों का मन लगता है पढ़ाई में, कभी कभी होता है नहीं लगता है, तो हम उस दिन कह देते हैं बेटा कभी कभी होता है नहीं मन लग रहा पढ़ाई में ना, सो इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट इट. कैसे कह रहे हैं, समटाइम्स इट हैपेंस और दिस हैपेंस. जैसे मान लीजिए आप किसी के घर गए हैं, अचानक से एसी चलता चलता बंद हो गया, आपने कहा अरे भैया वो एसी बंद हो गया कमरे का, तो वो बोलेंगे हाँ कभी कभी वो अपने आप हो जाता है. समटाइम्स इट हैपेंस, समटाइम्स दिस हैपेंस. इट और दिस में एक फ़र्क होता है जो हम आपको किसी क्लास में ज़रूर या शॉर्ट वीडियो में ज़रूर समझा देंगे. वेल, क्या तुम जानती हो, क्या तुम जानती हो, अगर हम कई बार पूछते हैं ना, यस could is the past form of can, but could is more polite and more formal, so that is another angle to look at it. ठीक है. अच्छा, क्या तुम जानती हो, डू यू नो, क्या तुम जानती हो उदिशा स्टडी IQ पे क्लास लेती है. डू यू नो उदिशा टेक्स क्लासेस ऑन स्टडी IQ चैनल एज वेल. नेक्स्ट देखते हैं, तुम काफ़ी अच्छे हो. अब जो बच्चे यहाँ पर मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, डाउट्स पूछ रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि यार जब मैं इतने सारे बच्चों को पढ़ाती हूँ और उसमें से कुछ लोग इंटरेस्ट लेके सवाल पूछते हैं, तो तुम काफ़ी अच्छे हो या आप काफ़ी अच्छे हैं. तो
इसको देखना, यू क्वाइट गुड, ठीक है। ऐसे ही जब कभी कभी मैं बच्चों से बात करती हूँ, एक तरफ वो कहते रहते हैं कि मैम मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही है, या मैम मुझे इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन वो दूसरी तरफ बहुत अच्छे से बोल रहे होते हैं। तो मुझे मन करता है मैं उनको बोलूँ, यार तुम तो काफ़ी अच्छे हो, मतलब अंग्रेजी बोलने में बहुत अच्छे हो। तो कैसे बोलते हैं, यू आर क्वाइट गुड, तुम काफ़ी अच्छे हो। नेक्स्ट देखते हैं, मैं अभी व्यस्त हूँ, आई एम बिजी राइट नाउ। एक बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, आई एम बिजी राइट नाउ। अच्छा, मैं बहुत बिजी हूँ, मतलब भाई मेरे पास सांस लेने का टाइम नहीं है। तब आप अंग्रेजी में कहते हैं आई एम स्वम्प्ड राइट नाउ। क्या कहते हैं, आई एम स्वम्प्ड। स्वम्प्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा काम होना, ठीक है। वेरी गुड शिवानी। नेक्स्ट, मैं तुमसे फिर मिलूंगा, मैं तुमसे फिर मिलूंगी, या मैं तुमसे फिर मिलूंगा। जैसे आप लोग हमारे ऑफिस आते हैं, कभी कभी बिल्डिंग के बाहर हम खड़े रहते हैं तो भी स्टूडेंट्स आकर के मिल जाते हैं। आप स्टडी आई क्यों पढ़ाती हैं ना, ये हुआ था मेरे साथ अभी रिसेंटली। तो जब बच्चा जाने लगता है तो फिर हम कहते हैं कि बेटा फिर मिलेंगे, सिलेक्शन के बाद मिलेंगे, जॉब के बाद मिलेंगे। तो हाउ डू यू से दैट इन इंग्लिश, आई विल मीट यू अगेन, आई विल मीट यू अगेन, और यू कैन से आई विल सी यू अगेन। अब आप ध्यान नहीं दे रहे होंगे क्योंकि एक्टिव लिसनिंग की आदत नहीं है, बट मैंने अगेन नहीं कहा है, अगेन, आई विल सी यू अगेन नहीं कहा है मैंने, आई सेड आई विल सी यू अगेन, again. So it is again, again, right everyone? Please focus on the nuances of pronunciation now. मुझे इंतज़ार करना होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, लोग समझाते हैं कि यार हो सकता है तुम सब कुछ सही कर रहे हो फिर भी तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है, तो मे बी अभी वक्त नहीं आया है, क्योंकि सही समय से पहले कुछ नहीं मिलता, करेक्ट। तो उसी चीज़ को कि यार अभी मुझे इंतज़ार करना होगा, आई विल हैव टू वेट, ये करना पड़ेगा, करना होगा के लिए हम आई नीड टू या फिर आई विल हैव टू, आई नीड टू और आई विल हैव टू को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं गाइज, ये सच नहीं हो सकता। क्या बात कर रहे हो, स्टडी आईक्यू पे हर वक्त क्लासेस हो रही होती हैं, ये सच नहीं हो सकता। well that was too much of drama, but you can say this can't be true, ये सच नहीं हो सकता है, करेक्ट, this can't be true। नेक्स्ट देखते हैं, क्या तुम मेरे साथ आओगे, विल यू कम विद मी, क्या तुम मेरे साथ आओगे। जैसे आपके पास कार है और आपके दोस्त के पास नहीं है, तो आप उनसे पूछ लेते हैं कि भाई मेरे साथ चलोगे तुम, विल यू कम विद मी। नेक्स्ट देखते हैं, मुझे इसे करने की ज़रूरत नहीं है, या मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है, करेक्ट। तो आप अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, आई डोंट नीड टू डू दिस, राइट। अब जैसे हर इंसान को सोशल मीडिया पे खड़े होकर अपना मुजाहरा निकालने की ज़रूरत नहीं है। एवरीबडी डज नॉट नीड टू स्टैंड अप एंड स्टार्ट डूइंग समथिंग। आई मीन आई वाज शॉक्ड जब मैंने देखा था कि किसी ने फेटल का प्रोनाउंसिएशन फटाल किया था और वो क्लेम कर रहे थे कि वो अंग्रेज़ी के अध्यापक हैं। मुझे दुख हुआ था, बट ठीक है, टू ईच हिज ओन, हम क्या कर सकते हैं। आई डोंट नीड टू डू दिस, मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू डू दिस, तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है। मूविंग ऑन, तुमने अच्छा काम किया। जैसे कभी कभी मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं, मैम वो बहुत बदतमीज़ी से बात कर रहे थे इसलिए आई वॉकड आउट ऑफ द इंटरव्यू। वो बहुत रूडली बात कर रहे थे, किसी कंपनी में गए थे इंटरव्यू के लिए और वो बच्चा चला आया वहाँ से, राइट। तो वो उसके ऊपर चिल्ला रहे थे बिकॉज प्रॉबली उसका बैकग्राउंड किसी ऐसी जगह से था जहाँ से वो अज्यूम कर रहे थे कि नहीं ये सूटेबल नहीं है। तो उन्होंने बच्चे के साथ मिसबिहेव किया और बच्चे ने क्या किया, वो वहाँ से चला गया। तो मैंने उसको बोला तुमने बहुत अच्छा काम किया, यू डिड अ ग्रेट जॉब। बिल्कुल यार, बदतमीजी तो किसी की भी नहीं हैंडल करनी चाहिए। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम वेल मैनर्ड हो, वेल एजुकेटेड हो, तुम्हारे पास नॉलेज है यानी तुम नॉलेजेबल हो, साथ ही साथ तुम गाइडलाइंस को भी फॉलो कर रहे हो। उसके बाद कोई बदतमीजी करे बिल्कुल मत ध्यान दो, जो तुम मांग रहे हो तुम्हें उससे ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। बस अपनी डिग्निटी हमेशा मेंटेन रखो। मैं सिर्फ मजाक कर रहा था अरे मैम आप तो बुरा मान गई, मैं तो मजाक कर रहा था। हाउ डू यू से दैट इन इंग्लिश, आई वॉज जस्ट किडिंग और आई वॉज जस्ट जोकिंग। सो जोकिंग के साथ साथ हम एक और क्या बोलते हैं, किडिंग वर्ड को यूज करते हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट देखते हैं। देखो आज मैंने स्पीड अच्छी रखी है तो हमने काफ़ी सारे कवर कर लिए हैं फ्रेजेस। मैं बोर हो रहा हूँ मैम, कुछ और पढ़ाइए, अंग्रेजी में मन नहीं लग रहा है। सो वेल आई एम गेटिंग बोर्ड तो कभी कभी गलती होती है इंसान से। तो एक बार इस स्टूडेंट ने मुझे बोला था आई एम बोरिंग। आई एम बोरिंग नहीं बोलना होता। आई एम बोरिंग का मतलब कि मैं ही बोर कर रहा हूँ सबको, क्योंकि मैं बोरिंग हूँ, ऐसा नहीं कहिएगा। आई एम गेटिंग बोर्ड यानी कि मुझे बोरियत हो रही है। बोर की हिंदी क्या होती है गाइज, आई एम काइंड ऑफ स्लिपिंग।
जरा बताइए बोर की हिंदी क्या होती है। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा था मैम, ये सेशन बहुत अच्छा था। ये आप जब क्लास खत्म हो जाएगी तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। वेरी गुड। साहिल, अंश, अखिल, कुछ नाम तो बड़े टफ हैं प्रोनाउंस करने में, रीता कुमारी, वेरी गुड जॉब। वेल, इट वॉज वेरी गुड, ये क्लास बहुत अच्छी थी, इट वॉज वेरी गुड। भाई लाइक और शेयर और सब्सक्राइब इन चीज़ों पर भी ध्यान रखें थोड़ा सा। नेक्स्ट देखते हैं, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे पिज़्ज़ा मत खिलाओ, मुझे पिज़्ज़ा पसंद नहीं है। एंड आई जेन्युइनली आई थिंक आई एम ओवर पिज़्ज़ा। होता है ना बचपन में सबको पिज़्ज़ा का ऑब्सेशन होता है, जब आप बड़े होते हैं तो आपको पता चलता है कि नहीं घर का दाल चावल इज़ बेस्ट। वो मेरे साथ हो चुका है दोस्तों। वेल, आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक पिज़्ज़ा, आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक वॉकिंग, आई डोंट लाइक डांसिंग, राइट। जो भी चीज़ें आपको ऊबना, बोर होना इज ऊबना, करेक्ट। थैंक यू। ओके, अच्छा आप भी प्रेजेंट हैं, बहुत अच्छे। मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी। बेटा क्या तुम लोग टेस्ट के लिए तैयार हो? मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी। तो जब हमारा ये सीरीज का चौथा दिन पूरा हो जाएगा, 5वें दिन हम आप लोगों का एक लाइव टेस्ट भी लेंगे यहाँ पर, तो सब लोग आते रहिएगा चैनल पर। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, तुम क्या कर रहे हो? दिस इज वेरी इजी, फटाफट से बता दो। आप कहते हैं वॉट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, वॉट आर यू डूइंग, या फिर वॉट आर यू अप टू। एक्चुअली वॉट आर यू अप टू इज अनदर गुड फ्रेज दैट यू कैन यूज। तुम क्या कर रहे हो या क्या चल रहा है, तुम कहाँ लगे हुए हो, तो व्हाट आर यू अप टू, करेक्ट। जैसे कभी हमें पता होता है कि यार ये मेरा भाई किससे फोन पे बातें कर रहा है, क्या प्लानिंग कर रहा है, तो हम पूछते हैं ना तुम कहाँ लगे हुए हो, तो अंग्रेजी में कह सकते हैं व्हाट आर यू अप टू। वेरी वेल डन एवरीबडी। मुझे आराम करना है, हाँ आई स्वेयर मैं नौकरी करके थक गई हूँ, मुझे आराम करना है। हाउ डू यू से दैट इन इंग्लिश? आई नीड टू रेस्ट। करना है, करना पड़ेगा, करना जरूरी है के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? आई नीड टू। आराम करने के लिए जी हम कहते हैं आई नीड टू रेस्ट। ओके, तुम यहाँ ये कैसे, सॉरी यहाँ तुम ये कैसे करते हो? जैसे कोई भी चीज़ है, अब कई बार लोगों को बड़ी उत्सुकता होती है कि मैम आप यूट्यूब पे टीचर कैसे बनी, आपने ये कैसे किया, या फिर आप कैसे पढ़ाती हैं। तो जब आप किसी का प्रोसेस पूछते हैं, हाउ डू यू डू दिस, कैसे की अंग्रेजी होती है हाउ, और कई बार लोग बोलते हैं हाउ, हाउ नहीं है, इट इज हाउ। सो हाउ डू यू डू दिस, हाउ डू यू डू दिस, दैट्स हाउ यू आस्क। मूविंग ऑन एवरीबडी, ये सब तुम्हारी गलती है। जब भी घर में कहीं कुछ गलत हुआ कि नहीं, जो सबसे छोटा बच्चा है रख के उसको जो है दे दिया जाता है प्रसाद। कितने छोटे बच्चे हैं घर में? यंगेस्ट कौन कौन है जो यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज़रूर बताइएगा मुझे। मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ, लेकिन हर गलती मेरे ही सर पे आके ख़त्म होती है। आई मीन जहाँ पर मैं होती भी नहीं हूँ वो गलती भी मेरे ऊपर आ जाती है, पता नहीं कैसे होता है। सो ये सब तुम्हारी गलती है। ओके, हाउ डू यू से दिस इन इंग्लिश? इट्स ऑल योर फॉल्ट, इट्स ऑल योर फॉल्ट। हाउ डू यू से दिस? अगेन एक्टिव लिसनिंग देखिएगा यहाँ पर ज़रा, योर और योर, योर और योर। सो ओ और ओ में डिफरेंस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मुझे ये करना है या मुझे इसे करना है, ठीक है। अच्छा ओके वेरी गुड, मुझे ये करना है, मुझे आई हैव टू डू दिस। जैसे कुछ भी करना है, मुझे खाना बनाना है, आई हैव टू कुक, मुझे पढ़ाई करनी है, आई हैव टू स्टडी, मुझे क्लास देखना है, आई हैव टू वॉच द सेशन। लिटिल नहीं होता है, जो अपने घर में सबसे छोटे हैं वो कमेंट करेंगे आई एम द यंगेस्ट इन माई फैमिली। लिटिल जो है वो हाइट वगैरह की बात करता है, साइज की बात करता है। एंड यू डोंट say that when you talk about age. Age में जब आप अपने आप को छोटा कहना चाहते हैं तो आप कहिएगा young. Moving on everyone, मुझे कुछ समय चाहिए। उदिशा मैम आपकी क्लास लगा दिए, क्लास ले लीजिए। अरे अभी तो मैं ऑलरेडी क्लास में हूँ, मुझे अभी 5 मिनट लगेंगे, राइट। सो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, आई नीड सम टाइम, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, आई नीड सम टाइम। मुझे 10 मिनट चाहिए, आई नीड 10 मिनट्स। मुझे 1 घंटे चाहिए, आई नीड 1 आवर। एवरीबडी रिमेंबर दिस। मूविंग ऑन, मैं कोशिश कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग। उदिशा तुम क्लास क्यों नहीं स्टार्ट कर रही हो? अरे मैं कोशिश कर रही हूँ, इंटरनेट नहीं चल रहा है। आई एम ट्राइंग, द इंटरनेट इजंट वर्किंग, राइट। नेक्स्ट, तुम नहीं समझ रहे हो, तुम बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो। कुछ बच्चे एकदम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं रखा है ये सब करने में जो आप कर रहे हैं। मैं आपको वाकई बता रही हूँ, आज नहीं तो 6 महीने नहीं तो 1 साल बाद आप रिग्रेट करेंगे। तो बेहतर होगा पढ़ाई कर लें, है ना। पढ़ाई करने के बाद करिए, ये सब शोभा देता है, अभी बहुत अशोभनीय है। वेल, तुम नहीं समझ रहे हो, तुम नहीं समझ रहे हो को आप कह सकते हैं यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, बट ये तुरंत गलत भी हो जाएगा।
नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में कोलोकियल तरीके से यानी रोज बोलचाल में आप बोल सकते हैं, लेकिन अंडरस्टैंड जो हमारा वर्ड होता है ना उसमें आईएनजी लगाना नहीं चाहिए। तो आप कह सकते हैं यू आर नॉट गेटिंग इट, यू आर नॉट गेटिंग इट। ठीक है, जैसे ही आप अंडरस्टैंड में आईएनजी लगा देते हैं ना, ये नाउन बन जाता है, ये वर्ब नहीं रह जाता। तो कृपया अंडरस्टैंड को अंडरस्टैंडिंग कहना बंद करें। हाँ जी, देखो बहुत सारे बच्चों ने गलती करी। बिगिनर्स, इट इज़ फॉर बिगिनर्स सर, जिनको चाहिए आई टुक अ टेस्ट एंड गॉट इंटरमीडिएट। श्योर, तो कल से हम थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल फ्रेजेस पे आ जाएंगे, आप डेफिनेटली क्लास में आ जाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं द लास्ट स्क्रीन। येस, वी ओनली हैव 2 more minutes। तुम क्या कर रहे हो? हमारा डिस्कशन हो चुका है। व्हाट आर यू डूइंग? कुछ नहीं कर रहा हूँ, नथिंग मच। तुमसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू। अच्छा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू, या फिर आप कह सकते हैं इट वॉज ग्रेट टू मीट यू, या फिर इट वॉज ग्रेट टू कैच अप, इट वॉज ग्रेट टू कैच अप। कूल एवरीबडी। नेक्स्ट देखते हैं। इट इज क्या तुम मुझे सुन रहे हो? क्या तुम मुझे सुन रहे हो? अगेन, आप जरूरी है ना कि जब आप बोल रहे हैं तो आपको आपकी बात को लोग सुने। आर यू लिसनिंग टू मी? अब लिसन के साथ भी वही फंडा चलता है कि आईएनजी नहीं लगाना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कैन यू हियर मी, कैन यू हियर मी, क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो? कैन यू हियर मी, या फिर एम आई ऑडिबल, क्या मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल। ठीक है, मुझे लगता है, खैर छोड़, मुझे क्या लगता है उससे क्या लेना देना। एनीवे, मुझे समझ नहीं आ रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसा कहते हैं मैम आप हिंदी में क्यों पढ़ाती हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि बेटा हमारी बहुत सारी ऑडियंस हिंदी में भी बहुत कंफर्टेबल है, तो मुझे अंग्रेजी को तोड़ के हिंदी में पढ़ाना पड़ता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड, सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड। मैम मुझे समझ नहीं आ रहा है को आप ये मत कहिएगा आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, आप कहिएगा आई डू नॉट अंडरस्टैंड। थोड़ा रुकिए, वेट अ मोमेंट। ठीक है, सॉर्टेड, इतना बता दिया है। पहला फ्रेज देखते हैं, क्या हाल है। बहुत कॉमन है, हम अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से, भाई बहनों से जब मिलते हैं तो एक बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस होता है, हम पूछते हैं और यार क्या हाल है, कैसे हो आप, कैसा चल रहा है, एट्सेट्रा। तो इसी का एक इनफॉर्मल अंग्रेजी सब्स्टिट्यूट आपको बता देते हैं, विच इज़ वेरी कॉमन, व्हाट्सअप। अब व्हाट्सअप में प्रॉब्लम ये होती है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो हमारी वो मैसेजिंग ऐप है उसका नाम व्हाट्सअप है, उसका नाम व्हाट्सएप है। ऐप यानी कि एप्लीकेशन, सो द प्रोनाउंसिएशन वेरीज। एप्लीकेशन जो है उसका नाम व्हाट्सएप है, लेकिन जब आप किसी से हालचाल पूछते हैं तो आप क्या कहते हैं? व्हाट्सअप या फिर व्हाट्सअप। व्हाट्सअप इसका और विभत्स वर्जन है, यानी कि ऐसे। तो जब आप व्हाट्सअप को और बर्बाद करते हैं तो इट बिकम्स व्हाट्सअप। नाउ मूविंग ऑन एवरीबडी, नेक्स्ट, मुझे भूख लगी है। नाउ दिस इज समथिंग जो आप हर दिन कहते हैं, डेली यूज सेंटेंसेस का मतलब ही यही है कि वो वाक्य जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करेंगे। करेक्ट, आप देखिए यहाँ पर मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री, आई एम हंग्री, राइट एवरीवन, आई एम हंग्री। अब इसी से याद आता है कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, यानी बहुत भूख लग रही है। इसके लिए आप 2 वर्ड्स यूज कर सकते हैं, स्टार्विंग या फिर फैमिश्ड। बहुत ज्यादा भूख लगने की वजह से जब हमें वीकनेस महसूस होने लगती है तो हम वहां पर अपना वर्ड स्टार्विंग या फिर फैमिश्ड यूज कर सकते हैं। मूविंग ऑन एवरीबडी, क्या आप मेरी मदद करेंगे? क्या आप मेरी मदद करेंगे? ये मैं आपको सिखा चुकी हूं, तो विल यू हेल्प मी? अगेन, विल यू हेल्प मी इज समथिंग दैट यू क्वेश्चन समवन। मैम आई कांट स्पीक इंग्लिश मोर देन 10-20 वर्ड्स, विच इज pretty fair. I mean, अगर मैं अचानक से डिसाइड करूं कि मुझे एक नई भाषा सीखनी है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रेंच। अगर मैं फ्रेंच भाषा सीखना शुरू करूंगी तो शुरुआत के कुछ मंथ्स में मैं भी 10-20, बहुत ज़्यादा तो 30 वर्ड्स सीख पाऊंगी, और हो सकता है कि उनका उच्चारण मुझसे गलत हो जाए। तो इट इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग दैट हैपन्स विद एवरीबडी। जब आप किसी काम में नए होते हैं तो उसमें इनिशियली आपको प्रॉब्लम्स सामने आती हैं और आप थोड़ा सा नर्वस होते हैं एट्सेट्रा।
तो मैं यही कहूंगी कि रिलैक्स करो और लगे रहो, बी कंसिस्टेंट इन इट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। ये बहुत अच्छा है, दिस इज वेरी गुड, राइट, एंड दिस इज वेरी गुड के साथ साथ कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं, दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि ऐसा कुछ तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दिस इज एक्सीलेंट, दिस इज अमेजिंग, दिस इज बियॉन्ड वर्ड्स। जब हम कहते हैं ना यार ये मैं शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, या इस बात को शब्दों में समझाया नहीं जा सकता है, तब हम कहते हैं दिस इज बियॉन्ड वर्ड्स, दिस इज बियॉन्ड वर्ड्स। अच्छा, इसी से याद आया मुझे, एक होता है हिंदी में इनफॉर्मल फ्रेज, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है, या मुझे समझ नहीं आ रहा है, या मैं इसको समझ नहीं पा रही हूं। तो जैसे कभी कभी होता है, यार ये मुझसे लड़ाई कर क्यों रही है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, या फिर ये इतनी ज्यादा काइंड हार्टेड कैसे है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तो जब हम किसी भी चीज को ये कहना चाहते हैं कि ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, एटसेट्रा, आप कहना चाहते हैं कि मुझे इसके पीछे का लॉजिक नहीं समझ आ रहा, तो वहां पर आप बोल सकते हैं दिस इज बियॉन्ड मी, दिस इज बियॉन्ड मी। अनदर वेरी कॉमन येट इनफॉर्मल फ्रेज एवरीबडी। नेक्स्ट देखते हैं, मैं थक गया हूं। मैं थक गया हूं में आई एम टायर्ड, आई एम एग्जॉस्टेड। एक और वर्ड था जो अभी मुझे आया था, अब मैं भूल चुकी हूं। there's another word, drained. Drained is also another word that you can use here. नेक्स्ट देखते हैं गाइज, मैं अभी आता हूँ, ठीक है। जैसे तुम्हें किसी ने बुलाया कि आजा भाई घर पे पार्टी है, डिनर है, एटसेट्रा, तो वहां पर आप कहते हैं हाँ ठीक है बस 2 मिनट में आ रहा हूँ, या अभी बस वापस आ रहा हूँ। तो जब आप वापस आने की बात करते हैं तब आप कहते हैं आई विल बी राइट बैक। जैसे कभी कभी आप एक फोन कॉल पे हैं और आपको आपकी मॉम ने आवाज दी उधर से, तो आप कहते हैं भाई 1 मिनट वापस आ रहा हूँ, या 1 मिनट आ रहा हूँ। तो ये जो 1 मिनट में आ रहा हूँ या वापस आ रहा हूँ, उसके लिए वी से आई विल बी राइट बैक। बट अगर हमें ये कहना होता है कि बस 2 मिनट में आ रहे हैं, जैसे किसी ने आपको बुलाया आ जाओ डिनर है, तो हम बस आ रहे हैं, 2 मिनट में आ रहे हैं, तो वहां पर हम कहते हैं आई विल बी देयर। या तो आप सिर्फ इतना कह दीजिए कि आई विल बी देयर, या फिर आप कह सकते हैं, एक सेकेंड, ये अपोस्ट्रोफी जैसा तो नहीं लग रहा है, आई विल बी देयर, या फिर आप कह सकते हैं आई विल बी देयर इन अ जिफी, मतलब फटाक से आ रहे हैं, फटाक से आ रहे हैं, फटाफट आ रहे हैं, तुरंत आ रहे हैं, मिनट में पहुंच रहे हैं। आई विल बी देयर इन अ जिफी, फटाफट से हम आ रहे हैं। जितने लोग इस वक्त लाइव क्लास को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और फ्राइडे तक आपको दोपहर 3:30 बजे ये क्लास मिलती रहेगी लाइव, तो रोज आ जाया करिए। तुम क्या सोचते हो? कभी कभी हम एक आइडिया देते हैं और उस पर अपने दोस्त का विचार जानना चाहते हैं। इस क्वेश्चन को आंसर करने के बाद मैं आप लोगों को एक बहुत अमेजिंग बात बताने वाली हूँ, साथ ही साथ क्रेडिट भी देने वाली हूँ, तो उसका इंतज़ार करिएगा। नाउ जैसे मैंने आपको बोला कि यार मैं सोच रही हूँ एक सर्टिफिकेशन कोर्स कर लूँ, तुम क्या सोचते हो कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो हम कई बार सिर्फ इतना कहते हैं तुम क्या सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक, राइट? तो यहाँ पर अंग्रेजी में आप वही पूछ रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक। अगेन, व्हाट डू यू थिंक ना बोल के व्हाट डू यू थिंक, what do वर्ड सुनाई दे रहा है आपको, what do you think, correct? so you say what do you think, right? आप क्या सोचते हैं, तुम्हारा क्या ओपिनियन है, तुम्हारी क्या राय है, etc. अच्छा, अब आते हैं हमारे गुड न्यूज़ के ऊपर। सो डेफिनेटली हमारे जितने भी दोस्त हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने हमारे स्किल्स चैनल को, जिसका नाम है स्किल्स बाय स्टडी IQ, ढेर सारा प्यार दिया है। एंड आई बिलीव इन अ स्पैन ऑफ 5 to 6 months, हो सकता है कि मैं बढ़ा के बोल रही हूँ ये ड्यूरेशन, बट जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है 5 से 6 महीने के अंदर अंदर हमने हमारे स्किल्स बाय स्टडी IQ चैनल पर 101 के सब्सक्राइबर्स जोड़े हैं। ये सिर्फ आप लोगों की वजह से संभव हो पाया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो रेगुलर, सो डेडिकेटेड एंड सो सपोर्टिव ऑन आवर न्यू चैनल एज वेल। गॉड ब्लेस यू ऑल। लेट्स मूव ऑन एंड सी हमारा नेक्स्ट फ्रेज क्या है। ये बहुत महंगा है,
ये बहुत महंगा है। अब ये बहुत ही सिंपल सा एक आपको फ्रेज बताएंगे, दिस इज वेरी एक्सपेंसिव, दिस इज वेरी एक्सपेंसिव। अरे नहीं यार, ये 18,000 के जूते मैं नहीं खरीद सकता, ये तो बहुत महंगे हैं, दीज आर वेरी एक्सपेंसिव। देखिए दिस को आप यूज करिए अगर आपके पास कोई एक वचन का सब्जेक्ट है, जैसे कोई किताब है और वो 15,000 की किताब है, तो आप क्या बोलेंगे, दिस इज वेरी एक्सपेंसिव, ये किताब एक वचन में, बुक इज वेरी एक्सपेंसिव। बट अगर हम शूज की बात कर रहे हैं तो शूज क्या होता है भाई, उनको प्लूरल देखा जाता है, तो कैसे कहेंगे, दीज शूज आर वेरी एक्सपेंसिव। तो दिस की जगह हम दीज लगाएंगे अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, एंड इज की जगह हम ऑक्सिलरी आर कर देंगे अगेन अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा। साथ ही साथ अगर आपको किसी चीज की प्राइसिंग बिल्कुल ही एग्जॉर्बिटेंट लगती है, यानी कि इलॉजिकल लगती है, कोई भी चीज मतलब बिल्कुल उसका कोई लॉजिक नहीं है, बस पैसे लगा दिए हैं, राइट तो ऐसी चीजों को हम एग्जॉर्बिटेंट कहते हैं। द प्राइसिंग इज exorbitant, यानी कि illogically expensive. When something is illogically expensive, तो हम कहते हैं it is exorbitant. मैंने देखा, I saw it. अच्छा, अब तुमने कहा मम्मी मुझे दीदी ने मारा, और दीदी ने कहा मैंने तो नहीं मारा, फिर पापा बोलेंगे मैंने तो देखा, I saw it. मैंने देखा कि तुमने उसे मारा। तो सिर्फ जब ये कहना है ना कि मैंने देखा, I saw it. करेक्ट, वेरी गुड, ब्रिलियंट आंसर्स एवरीवन। क्या आप खाली हैं? अगेन खाली जो वर्ड है ये मेरा फेवरेट वर्ड है, पर ऐसा हम खाली रह नहीं पाते हैं बहुत ज़्यादा मित्रों। तो ठीक है, हम ये सोचते हैं कि अभी है, ईश्वर की कृपा है कि काम वाम कर लेते हैं, एनर्जी वगैरह है, तो अभी थोड़ी मेहनत कर लेते हैं, फिर आज से 5-7 साल बाद हम खाली रहना चाहेंगे, राइट एवरीबॉडी। तो जब हम खालीपन की बात करते हैं तो हम पूछते हैं आर यू फ्री। अब फ्री को बच्चे किससे एसोसिएट करते हैं, मुफ्त से करते हैं। अगर हम आपसे कहें कि इस कलम के साथ एक नोटबुक मुफ्त है, तो आप कहते हैं अ नोटबुक इज फ्री विद दिस पेन, ठीक है। लेकिन अगर आप कभी किसी से ये कहना चाहते हैं कि भाई तुम्हारे पास 10 मिनट का टाइम है क्या, या अभी तुम बिजी तो नहीं हो, तो आप पूछ सकते हैं आर यू फ्री फॉर 2 मिनट्स, आर यू फ्री फॉर 5 मिनट्स, राइट एवरीबॉडी। नेक्स्ट देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है। जब हम अपना कोई ओपिनियन बताने वाले होते हैं, या हम कहते हैं कि यार मुझे लगता है ना कि एक तो सत्यनारायण का सही है, मतलब जब बच्चों के नाम लेने होते हैं तो हम वो वाला स्टूडेंट ढूंढते हैं जो पढ़ाई कर रहा है, जो पार्टिसिपेट कर रहा है इन द क्लास। तो ठीक है, मान लीजिए मुझे कहना है कि यार सत्यनारायण मुझे बहुत इंटेलिजेंट लगता है, ऐसा मुझे लगता है, आई फील लाइक दैट, ये मेरा ओपिनियन है, आई फील लाइक दैट। एक बहुत कॉमन हिंदी फ्रेज होता है जहां हम कहते हैं मुझे लगता है, मुझे लगता है। जैसे हम कहते हैं मुझे लगता है कि सृष्टि मुझसे नाराज है, तो मुझे लगता है कि अंग्रेजी होती है इट सीम्स टू मी, इट सीम्स टू मी that Srishti is upset with me. It seems to me that Srishti is upset with me. ऐसा मुझे लगता है, मुझे लगता है, it seems to me that Srishti is upset with me. And similarly, you can also say, I feel like Srishti is upset with me. मुझे लगता है सृष्टि मुझसे नाराज है. Moving on to the next one, let's see. क्या तुम खुश हो? कोशिश करिए कि अपने दोस्तों से, मित्रों से हफ्ते या फोर्टनाइट क्या होता है, 15 दिन, वीडियो गेम मत बोलना, 15 दिन के एक टाइम फ्रेम को फोर्टनाइट कहा जाता है, ठीक है। बेसिकली 2 हफ्तों का जो टोटल टाइम पीरियड होता है। तो आपको 15 दिन में अपने सारे दोस्तों से कुछ और मत पूछिए, सिर्फ इतना पूछिए तुम खुश हो, तुम फिट हो, ठीक हो ना, कोई दिक्कत है तो बता देना। तुम भले कुछ नहीं कर पाओगे, पर तुम इतना पूछ लोगे ना तो वो हमेशा फिट रहेंगे और हमेशा खुश रहेंगे। और दोस्त ऐसे बनाओ जो तुमसे भी ये पूछते रहें, जस्ट फ्री का ज्ञान ले लो। अगेन, आर यू हैप्पी, आर यू हैप्पी। कभी कभी हम ये पूछते हैं इंसान से कि क्या तुम संतुष्ट हो, मतलब जिंदगी में तुम्हें जो जो मिला है, अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी, अच्छा घर, अच्छी सेहत, तो इन सब के साथ तुम संतुष्ट हो ना, बिकॉज संतुष्टि इज वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन। सो हम यहाँ पर आर यू सैटिस्फाइड नहीं पूछेंगे, हम क्या बोलते हैं, आर यू कंटेंट। कंटेंट। अब बहुत सारे लोग
मैम आपकी क्लास का कंटेंट बहुत अच्छा होता है। कंटेंट नहीं होता है, क्लास के अंदर जो मटेरियल आपको प्रोवाइड करते हैं उसे कंटेंट बोलते हैं, कंटेंट। ओके, बोतल के अंदर जो सामान होता है या डब्बे के अंदर जो सामान होता है उस सामान को कंटेंट बोलते हैं। कंटेंट बोलते हैं हम उसे जो कि संतुष्टि की बात करता है। कूल एवरीबॉडी, लेट्स मूव ऑन। वेरी गुड आंसर्स। हाँ, फाइनली मेन चैनल पे भी पढ़ने वाले बच्चे आ गए। शिवानी बहुत अच्छे, एंड वेरी गुड अनुराग। मुझे माफ करना, मुझे माफ करना जब हम कहना चाहते हैं किसी से तो हम क्या बोलते हैं? forgive me। ठीक है, forgive me। इसी का अगर मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन बताऊं तो आप एक तो बोल सकते हैं आई एम सॉरी, राइट, आई एम सॉरी। और इसके अलावा आप कह सकते हैं माई अपॉलॉजीज, माई अपॉलॉजीज, राइट, माई अपॉलॉजीज, मेरी माफियां हैं, है ना। तो जैसे आपको आपका हाथ किसी को गलती से लग गया, उनको चोट पहुंची, उनका सामान गिर गया, उनको डिस्कम्फर्ट कॉज हुआ, तो आप कुछ मत बोलिए, घूमिए और कह दीजिए माई अपॉलॉजीज, यानी मैं माफ़ी मांग रही हूँ। कूल, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोई बात नहीं यार, क्या चोट लग गई, हल्का सा हाथ लग गया तो चोट थोड़ी लग जाएगी। तो सामने वाला क्या कहता है? कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज, डजंट मैटर, एटसेट्रा। सो नो प्रॉब्लम, डजंट मैटर। अच्छा, अब डजंट मैटर ना बोलना। डजंट मैटर बोल के अगर हम तुम्हें पढ़ा भी रहे होते तो तुम ना पढ़ते हमसे, जहां तक मेरा विश्वास है ना। डजंट मैटर नहीं होता है, क्या होता है? डजंट मैटर। ज में फर्क होता है ना। मूविंग ऑन। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? ये तो हम आपसे पूछ चुके हैं कल के सेशन में। वेयर आर यू गोइंग? वेयर आर यू गोइंग? अगेन अगर आप उस बंदे से, जैसे आपने पूछा वेयर आर यू गोइंग, तो इसका जवाब हो सकता है आउट, जस्ट गोइंग आउट, बाहर जा रहा हूँ। अब बाहर में तुम प्रिसाइजली कहाँ जा रहे हो, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है तुम्हारी, तब आपको पूछना चाहिए वेयर आर यू हेडेड, वेयर आर यू हेडेड, यानी एंड डेस्टिनेशन क्या है तुम्हारी, फाइनली तुम कहाँ के लिए निकल पड़े हो मेरे दोस्त। मूविंग ऑन। बहुत अच्छा किया मैम, आज तो मैंने एक बंदे को सड़क पे बहुत पीटा। बहुत अच्छा किया बेटा, ऐसा मैं कभी नहीं बोलूंगी, बट अंग्रेजी में मान लो तो मैं कभी किसी को कहना है बहुत अच्छा बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया है, वेल डन माय चाइल्ड, वेल डन, दिस इज हाउ। एंड टोन देखा करो तुम लोग, क्वाइट लिटरली तुम बात कैसे करोगे, नेचुरल रहो, रोबोट की तरह। वेल डन, हाउ आर यू, वेयर आर यू गोइंग, पिच क्यों बदल ली मैंने अपनी, खैर, पर ऐसे बात मत करो किसी से, ठीक है, थोड़ा नेचुरल होके बात करो। नाउ, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। तुम कहाँ रहते हो का क्वेश्चन है, तो आप पहले अपने आप से ये सवाल पूछो। अगर तुमसे कोई पूछेगा तुम कहाँ रहते हो, तो क्या तुम उसका आंसर हाँ या ना में दे सकते हो? हाँ, हम यहाँ रहते हैं, नहीं, तुम ऐसा नहीं बोलोगे। तुम कहाँ रहते हो में तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो जो ग्रेटर कैलाश और कैलाश कॉलोनी के बीच का एरिया है, हम वहाँ रहते हैं, है ना, तुम एक्सप्लेन करोगे। तो जब भी तुम एक सवाल के आंसर को एक्सप्लेन करके देते हो, हमेशा वो सवाल WH वर्ड से शुरू होता है या हाउ से शुरू होता है। लेकिन अगर तुम एक सवाल का आंसर हाँ या ना में दे सकते हो, तब वो सवाल ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है। जैसे अगर मैंने आपसे ये पूछा कि क्या तुम ग्रेटर कैलाश में रहते हो, मान लो मैंने पूछा क्या तुम ग्रेटर कैलाश में रहते हो, तो इसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हो। नहीं, मैं ग्रेटर कैलाश के बगल में रहता हूं, या हाँ, मैं ग्रेटर कैलाश में ही रहता हूं। तो आप इसको कैसे शुरू करेंगे? वेयर, व्हाट, व्हाई से शुरू नहीं करेंगे, इसे आप शुरू करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब डू से। डू यू लिव इन GK, डू यू लिव इन GK, दिस इज हाउ यू फ्रेम सच क्वेश्चंस। तो सवालों को बनाने के पीछे भी बहुत सारे ट्रिक्स और सिंपल क्यूज होते हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आप उन्हें समझ जाएंगे। क्या तुमने खाना खा लिया या क्या तुमने खा लिया है, तो हम कैसे पूछते हैं? डिड यू ईट। अच्छा, खा लिया था अगर लिखा हुआ है, अगर था लिखा है तो आप पूछेंगे डिड यू ईट। क्या तुमने खाना खा लिया है अगर हो जाएगा, तब आप पूछेंगे हैव यू ईटन, हैव यू ईटन, क्या तुम खाना खा चुके हो, क्या तुमने खाना खा लिया है। गाइज, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ये एक छोटा सा प्रोसेस है जो आपको करते रहना चाहिए।
तुम चाहते क्या हो, सॉरी तुम क्या चाहते हो, अगर ये पूछना है तो कैसे पूछोगे, व्हाट डू यू वांट। सेम हुआ ना जैसे तुम ये कहते हो तुम चाहते क्या हो यार, बेवजह बहस कर रहे हो, तुम चाहते क्या हो, व्हाट डू यू वांट, दिस इज हाउ यू आस्क। प्रैक्टिस करो। मुझे पता है जब मैं करती हूँ तो तुम्हें लगता होगा मैम इतने ड्रामे क्यों कर रही हैं, बट आई डोंट वांट यू टू स्पीक लाइक व्हाट डू यू वांट, डोंट स्पीक लाइक अ रोबोट, बिकॉज दैट किल्स द होल बज, वो पूरा प्रोसेस ही बर्बाद कर देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है चलो, ओके ओके लेट्स गो। अगर आपसे किसी ने कहा कि चलो चाय पीने चलते हैं, हाँ ठीक है चलो, ओके लेट्स गो, सिंपल। ठीक है चलो उधर शाम की क्लास देखते हैं, ओके लेट्स गो। या फिर चलो नहीं बोलना है, ओके चलो क्लास देखते हैं, ओके लेट्स वॉच। ठीक है, लेट्स वॉच। इसी तरह से चलो खाना खाते हैं, ओके लेट्स ईट, कूल। डोंट पुट ओके हमेशा, बट यू कैन ऑलवेज मेक अ सेंटेंस विद लेट्स। नेक्स्ट, अभी नहीं देखनी है मुझे क्लास, नॉट राइट नाउ, अब मेरा सर दर्द हो रहा है, आई नीड टू मेडिटेट। मूविंग ऑन, मुझे इसे करना पसंद है, आई लाइक टू डू दिस। मुझे ये करना पसंद है, मुझे पढ़ाना पसंद है, आई लाइक टू डू दिस, आई लाइक टू टीच, आई लाइक टू ट्रैवल, आई लाइक टू स्पेंड मनी, आई लाइक टू स्लीप, आई लाइक टू टॉक, आई लाइक टू मीट न्यू पीपल। तुम सिर्फ एक काम करो कि तुम एक दिन ये बैठ के सोचो कि एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन, तुम्हारी चॉइसेस क्या हैं, तुम्हारी लाइक्स और डिसलाइक्स क्या हैं, और बस उतना अंग्रेजी में बोल के प्रैक्टिस करो। अच्छा, आई लाइक टू वॉच मूवीज, आई लाइक टू लिसन टू सॉन्ग्स, आई लाइक टू टॉक टू न्यू पीपल, आई लाइक टू मेक फ्रेंड्स, आई लाइक टू शॉप, आई लाइक टू रीड बुक्स, आई लाइक टू स्लीप, आई लाइक टू गो फॉर लॉन्ग ड्राइव्स, आई लाइक टू ट्रैवल, आई लाइक टू एक्सप्लोर हिस्टोरिकल प्लेसेस। क्या तुम्हें पसंद है वो तुम डिसाइड करो, हमने अपना गिनाया है। अच्छा, अब तुम्हें क्या नहीं पसंद है वो तुम कैसे बोलते हो, आई डोंट लाइक वॉकिंग, है ना, I don't like walking, I don't like explaining myself, I don't like arguing, I don't like unnecessary confrontations। बहस जो होती है जिसमें थोड़ा सा उग्र हो जाते हैं लोग, उस चीज़ को हम कॉन्फ्रंटेशन कहते हैं। जैसे तुम्हें किसी ने बताया कि अरे यार तुम्हें पता है रुद्र वो तुम्हारी बुराई कर रहा था, तो तुम गए और तुमने वो से पूछा कि तुम मेरी बुराई कैसे कर रहे थे, तो ये क्या है, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ confrontation everybody। moving on, let's see the last slide everyone। तुम कैसे हो, how are you, अच्छा how are you doing is also okay, how are you is also okay। मुझे कुछ मदद चाहिए, I need some help। okay next देखते हैं, मैं जल्दी आऊँगा, I'll be back soon or I'll come soon। तुम इसे क्यों कर रहे हो, यानी तुम ये क्यों कर रहे हो, why are you doing this। मैं खुश हूँ, I am happy, I'm elated, I am euphoric। आप डिपेंड करता है, आप वो अपना वर्ड चूज कर सकते हैं। एंड ओके देयर सम मोर, कुछ खास नहीं, नथिंग स्पेशल। क्या चल रहा है दोस्त, नथिंग स्पेशल, मैं नहीं बताऊंगा, ओके मत बताओ। ओके, क्या तुम पागल हो, आर यू क्रेजी, आर यू मैड, सेम थिंग, आर यू इनसेन, यू कैन ऑल्सो से दैट। मुझे जल्दी है, आई एम इन अ रश, आई एम इन अ हरी, आई एम इन अ रश, सेम थिंग, थोड़ा जल्दी कर रही हूँ क्योंकि क्लास खत्म हो जाएगी एंड आई वांट यू टू next to Kailash, greater Kailash would be better। अच्छा, क्या तुम ये समझते हो, do you understand this, do you understand this, very good उदिशा। next, तुम जल्दी आओ, okay, come quickly और come fast। फास्टली कोई वर्ड नहीं होता है तो कृपया वो मत लिखिएगा। मुझे मजा आ रहा है मैम की क्लास में, आई एम एंजॉइंग मैम्स क्लास, सी दिस इज हाउ यू स्पीक। Can we use are replace do in this sentence? No Sachin, you cannot use are in place of do। जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का कोई भी सवाल पूछते हैं जिसमें आप एक आदमी से उसके एक्शन के बारे में सवाल कर रहे हैं, क्या तुम यहाँ रहते हो, क्या तुम सेब खाते हो, क्या तुम कॉलेज जाते हो, ये क्या है, सेब खाना, कॉलेज जाना, रहना, ये सारे एक्शंस हैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ता हो, ती हो, ते हो, एटसेट्रा। तो आप इसको हमेशा डू से स्टार्ट करते हैं। क्या तुम खाना खाते हो, डू यू ईट फूड। क्या तुम कॉलेज जाते हो, डू यू गो टू कॉलेज। क्या तुम झूठ बोलते हो, डू यू लाई। सबसे पहला सेंटेंस कि बेटा देखो, सपने देखना छोड़ो और कुछ करो। मतलब तुम यहाँ बैठे सोच रहे हो कि भाई हमको अंग्रेजी आ जाए और हम बोलने लगे, हाय ज्योति, वेरी नाइस टू मीट यू। नाउ सपने देखना छोड़ो, कुछ करो। अगर आप अपने दोस्तों को, खुद को ये समझा रहे हैं तो आप कहेंगे स्टॉप ड्रीमिंग एंड डू समथिंग।
स्टॉप ड्रीमिंग, स्टॉप डे ड्रीमिंग। जो लोग बस ख्याली पुलाव बनाते हैं ना, उनको अंग्रेजी में कहते हैं डे ड्रीम। डे ड्रीमिंग, दिन में खुली आंखों से सपने देखना, एटसेट्रा। मूविंग ऑन, ये तो बस शुरुआत है भाई। तुम्हें अगर ये YouTube की क्लासेस में मजा आ गया है ना, तो तुम लाइव बैच में तो खुशी से पागल ही हो जाओगे। यू विल बी ऑन क्लाउड 9। वेल, ये तो बस शुरुआत है। हाउ डू यू से दैट इन इंग्लिश? This is just the beginning. This is just the beginning. Now there is one way of saying beginning. Beginning नहीं होता है, that is beginning. So you say beginning, okay? मुझे हर वर्ड से मीम याद आता है। क्या आपको लगता है कि ये गलत है? हाँ, ये गलत है। ये सोशल मीडिया का प्रकोप है, प्रभाव नहीं है। एनीवे, मैं अब तकलीफों से जूझ चुका हूँ, ओके? मतलब मैं अपनी परेशानियों को, आई हैव फॉट थ्रू द स्ट्रगल्स। अगर आप अपनी स्टोरी किसी को सुनाना चाहते हैं कि डूड, जब मैंने पढ़ाई शुरू की थी ना, तो होती थी पढ़ाई, पता है 5-5 रुपए बचाते थे हम लोग कि रात को 1 कप चाय पियेंगे। ऐसी कहानियां अगर आप किसी को सुनाएंगे, उसके बाद जाके मेरा सिलेक्शन हुआ, तो आप कैसे बोलेंगे? आई हैव फॉट थ्रू द स्ट्रगल्स। अब इसी में कई बार लोग कहते हैं मैं अपने हिस्से की परेशानियां झेल चुकी हूं, तो आप कैसे कहेंगे? आई हैव फॉट थ्रू द स्ट्रगल्स ऑफ माई शेयर। अपना हिस्सा की अंग्रेजी माई शेयर करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मेरे पास समय की कमी है। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरे पास समय की कमी है, तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर आई एम रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम। हम कहते हैं आई हैव लेस टाइम, आई हैव नो टाइम, आई हैव लो टाइम। बहुत सारी गलत चीजें, ओके, बहुत सारी चीजें हम कहते हैं, लेकिन अगर हमें कभी ये कहना है कि भाई हमारे पास समय की कमी है, तो हम कहते हैं आई एम रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम। अगर हमारे पास धीरज की कमी है, तो हम कहते हैं आई एम रनिंग शॉर्ट ऑन पेशेंस। अगर हमारे पास एनर्जी की कमी है, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑन एनर्जी टुडे। हम कहते नहीं यार, आज तो बिल्कुल एनर्जी नहीं है, बड़ी कम है एनर्जी आज मेरे अंदर, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑन एनर्जी। इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। करेक्ट, वेरी वेल डन एवरीबडी। सभी लोग यार एक बार लाइक शेयर तो करते ही रहिए। आगे देखते हैं, हमें मिलकर इसका समाधान ढूंढना होगा। कोई परेशानी आ जाती है तो एज अ फैमिली, एज अ टीम, एज अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, हमेशा हम लोग की कोशिश ये रहती है कि कोलैबोरेटिवली काम करें, थोड़ा सा साथ में। तो कैसे बोलेंगे? वी नीड टू फाइंड अ सोल्यूशन टुगेदर। वी नीड टू फाइंड, हमें ढूंढना होगा। हमें ढूंढना होगा कि अंग्रेजी क्या हो गई? वी नीड टू फाइंड। और अच्छा, क्या ढूंढना होगा? समाधान, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सोल्यूशन टुगेदर। ओके, लेट्स मूव ऑन एंड सी द नेक्स्ट वन। तुम हमेशा सही सोचते हो, तुम हमेशा सबके लिए अच्छा सोचते हो, सही सोचते हो, बेस्ट आइडियाज देते हो। इस तरह से हम लोगों को बोलते हैं यू ऑलवेज थिंक राइट, यू आर ऑलवेज राइट भी आप कह सकते हैं। तुम हमेशा सही होते हो। जैसे कुछ लोग होते हैं हम सबके जीवन में जो हमेशा सही बात कहते हैं, उनका ऑब्जर्वेशन सही होता है, उनके आइडियाज सही होते हैं। आप सोच रहे होंगे आपके जीवन में ऐसा कौन है? मैं हूँ वो। So, अगर आपको लगता है कि कोई हमेशा सही है, तो आप उससे क्या बोल सकते हैं? यू आर ऑलवेज राइट। वैसे जोक्स अपार्ट, जनरली स्पीकिंग हमारे पेरेंट्स ज्यादातर करेक्ट होते हैं, राइट होते हैं, एंड स्पेशली अबाउट अस। जैसे मेरी मदर जब मुझे कुछ चीज़ें बताती हैं कि नहीं तुम्हें ये अच्छा नहीं लगेगा, तुम देख लो, मैं फिर भी जाके वहाँ पे पैसे फूंक देती हूँ और बाद में मैं रिग्रेट करती हूँ, नहीं यार ये तो मुझे वाकई पसंद नहीं है। तो जनरली पेरेंट्स नो अस वेरी वेल। मूविंग ऑन एवरीबडी, नेक्स्ट देखते हैं। अब तक का सबसे कठिन दिन था। कभी कभी ऐसा होता है यार, हमें लगता है कि डूड आज बहुत ज़्यादा हो गया, वेरी टायरिंग, वेरी एक्सक्रूशिएटिंग, यानी पेनफुल के सेंस में बोलना पड़ सकता है। तो हम कैसे कहते हैं? इट वॉज द टफेस्ट डे सो फार। जैसे आप लोग अपनी ट्रेनिंग पे जाते हैं या आप लोग अपनी जॉब की शुरुआत करते हैं, तो इनिशियली तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा होता है, फिर अचानक से एक बड़ा कठिन सा दिन आ जाता है और वहाँ हम कहते हैं इट वॉज द टफेस्ट डे सो फार। सो फार का क्या मतलब होता है? अब तक। जैसे कल मैं ऑफिस आई थी, 1 आध घंटे हुआ था, किसी ने पूछा मैम हाउ इज योर डे, तो मैंने बोला सो फार सो गुड, अब तक ठीक ठाक। तो सो फार सो गुड का यूज भी आप कर सकते हैं। ये तो बस एक एडिशनल हमने आपको बता दिया, सो फार से हमें याद आया। सो फार सो गुड, जैसे और कैसी चल रही है नौकरी? अभी तक सही चल रही है यार, सो फार सो गुड। कैसा जा रहा है दिन? सो फार सो गुड, अभी तक सही चल रहा है। और जीवन कैसा है? सो फार सो गुड, अभी तक का तो सही बीत गया है। करेक्ट एवरीवन, वेरी गुड शिवानी। एंड हु इज दिस? आशीष, वेरी वेल डन। हेक्टिक डे, देखो हेक्टिक कब बोलते हैं? जब हमारा वर्क वाइज बहुत हैवी होता है, व्हेन वी हैव टू मेनी थिंग्स ऑन आवर प्लेट, जब हमारे पास करने को बहुत सारा काम होता है,
That's when we call it a hectic day. चलिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा है मुझे लगता है, एक्सेप्ट फॉर बॉलीवुड. लेकिन कहना चाहिए, अगर आपको कभी लगता है कि हम गलत हैं, हमसे कुछ बुरा हुआ है, गलत हुआ है एट्सेट्रा, तो वहां पर जाकर के आप बोल सकते हैं आई हैव रियलाइज्ड माई मिस्टेक्स. नाउ यहाँ पर अननेसेसरीली लगा है, क्योंकि पूरे सेंटेंस में मुझे कहीं भी अब, हिंदी का शब्द अब नहीं दिखाई दे रहा है. इन केस आपको दिखाई दे रहा है तो बताइएगा. तो बेटा, अगर आप कभी भी ये कहते हैं कि यार अब हमें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, हमें बहस नहीं करनी चाहिए थी मम्मी से या पापा से, तो कैसे कहते हैं आई रियलाइज माई मिस्टेक्स नाउ, अब हमें हो रहा है एहसास या हो गया है, यू नो. अच्छा, कभी कभी हम ऐसा कहते हैं यार फिर मुझे समझ आ गया था कि मैंने गलती की है, पास्ट में मुझे समझ आ गया था मेरी गलती का, तो हम कैसे बोलते हैं आई रियलाइज्ड माई मिस्टेक. तो पास्ट में कैसे करना होता है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना होता है. राइट, वेरी वेल डन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है. जैसे आपके लिए एक गंदी सी शर्ट खरीदी गई थी और आपसे बोला गया तुम्हें यही पहनना है अपने बर्थडे पे. आपने कहा मैं ये नहीं पहनूंगा, मैं कुछ और खरीद लूंगा. बट फिर आप घूमने टहलने में, सोने में, खाने में व्यस्त रह गए और आपने अपनी अच्छी शर्ट नहीं खरीदी. तो ऑन द डे ऑफ योर बर्थडे आपके पास और कोई चारा नहीं है, आपको वही गंदी शर्ट पहननी पड़ेगी. सो यू डोंट हैव एन ऑप्शन, वी हैव नो अदर ऑप्शन लेफ्ट. हमारे पास अब और कोई चारा ही नहीं है, अब यही गंदी शर्ट पहनना पड़ेगा. तो कैसे बोलेंगे आई हैव नो अदर ऑप्शन लेफ्ट. या फिर आपके पेरेंट्स आपसे कहेंगे यू हैव नो अदर ऑप्शन लेफ्ट, तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है. चारा एंड विकल्प, अंडरस्टैंड दैट. यह समस्या जरा जटिल हो सकती है. आप में से कितने लोग ईमानदारी से बिना गूगल किए मुझे बता सकते हैं कि जटिल की अंग्रेजी, जटिल साउंड्स लाइक इंग्लिश, आप में से कितने लोग मुझे बता सकते हैं कि जटिल की अंग्रेजी क्या होती है? जटिल, जटिल, जटिल. एक्सेंट हो भाई, परेशानी है मेरी. ये हम जानबूझ के नहीं करते, वो हम इतना अंग्रेजी बोलना पड़ता है थ्रू आउट द डे कि हिंदी भी अंग्रेजी हो जाता है. हमको खुद भी दुख है इस बात का. कोशिश हम करते हैं कि साफ बोलें. बताइए भाई लोग एंड बहन लोग, सब लोग. अच्छा, वेरी गुड. शिवानी चीटिंग की है, सही सही आता था. चलो अच्छा, बताते हैं यहाँ पर. द प्रॉब्लम माइट बी अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, अ बिट कॉम्प्लेक्स, अ बिट इंट्रिकेट. इंट्रिकेट, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स, उलझी हुई चीजें, इंटैंगल्ड, ये सारे वर्ड यहाँ पर आ सकते हैं. वेरी गुड अटेम्प्ट. कोशिश आप लोगों ने बहुत अच्छी करी है. अजित, नीतू, बादल, शिवानी, वेल डन यार, वेरी गुड. राज, ओके नेक्स्ट. मुझे यकीन है कि हम इसे कर सकते हैं. जैसे कई बार हम आप लोग से कहते हैं, जब स्टूडेंट्स हमारे थोड़े से डीमोटिवेटेड होते हैं, कहते हैं नहीं मैम अब नहीं होगा सिलेक्शन या अब नहीं करनी है पढ़ाई, तो कई बार मैं उनसे कहती हूँ यार बेटा मुझे लगता है कि तुम कर सकते हो, मुझे लगता है कि तुम कर सकते हो. तो ये इस सेंटेंस से थोड़ा हटकर है, मुझे यकीन है कि हम कर सकते हैं. अगर हम एज अ टीम खुद को देखेंगे तो हम कहेंगे मुझे लगता है कि हम कर सकते हैं. दैट्स वन सेंटेंस. पर कभी कभी हम कहते हैं मुझे लगता है कि तुम कर सकते हो. मूविंग ऑन एवरीबडी, आई एम श्योर वी कैन डू दिस. राइट, मुझे लगता है. मैंने एक दो और भी सिखाए थे आपको. आई फील एंड इट सीम्स टू मी. आई फील एंड इट सीम्स टू मी. तो आप कहते हैं मुझे लगता है के लिए. अब यहाँ पर अपने एक और रिप्लेसमेंट सीखा, आई एम श्योर, मुझे यकीन है. सॉरी, एक्चुअली ये यकीन की बात कर रहा है. लगता इज लाइक ग्रोपिंग इन द डार्क, टटोलना अंधेरे में, करेक्ट. लेकिन यहाँ पर आप क्या कह रहे हैं कि यकीन है ब्रो, आई एम लाइक 100% श्योर. तो कैसे कहेंगे आप? आई एम श्योर वी कैन डू दिस, करेक्ट. चलिए आगे देखते हैं. अच्छा, मुझे अगर ये कहना है कि मुझे यकीन है कि तुम कर सकते हो, आई एम श्योर यू कैन डू दिस, आई एम श्योर यू कैन डू दिस. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. मुझे पूरी उम्मीद है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी. हाँ यार, अभी परेशानी है लाइफ में, पर मुझे पता है कि सब आगे ठीक हो जाएगा. मेहनत करती रहूंगी तो कोई ना कोई तरीका ज़रूर निकल आएगा. हम सब पॉजिटिव माइंडेड लोग हैं और ऐसा सोचते हैं अपने जीवन को लेकर के, करेक्ट. तो कैसे कहेंगे मुझे पूरी उम्मीद है, आई हैव फुल होप, नहीं होप्स, आई हैव फुल होप्स दैट थिंग्स विल गेट बेटर. चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सुधर जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी. सो आई हैव फुल होप्स दैट थिंग्स, चीज़ें विल गेट बेटर, करेक्ट. अच्छा, मुझे पूरा भरोसा है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी. तो फुल होप्स की जगह आई हैव फुल फेथ भी आप लिख सकते हैं, करेक्ट. वेरी गुड. नेक्स्ट देखते हैं गाइस. आज का दिन कुछ खास नहीं था, नथिंग इंटरेस्टिंग, है ना. जैसे आप कोचिंग से घर गए हो या ऑफिस से घर आए हो और किसी ने पूछा
कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? तो आप क्या कहते हैं, आज का कुछ खास नहीं था यार, टुडे वाज़न्ट एनीथिंग स्पेशल, टुडे वाज नो डिफरेंट। ये तो फिर भी थोड़ा फॉर्मल है, टुडे वाज़न्ट एनीथिंग स्पेशल, आज कुछ खास नहीं था। लेकिन अगर हमें ये कहना है कि जैसे रोज का दिन होता है वैसे ही था, तो इन दैट केस वी कैन से टुडे वाज नो डिफरेंट। ये इनफॉर्मल है, ठीक है, टुडे वाज नो डिफरेंट। मूविंग ऑन एवरीबॉडी, लेट्स सी। हमें एक कदम और आगे बढ़ने की जरूरत है। एक कदम और आगे बढ़ना इन व्हाट सेंस? वी नीड टू टेक वन मोर स्टेप फॉरवर्ड। अब ये देखो, ये तुम मेटाफोरिकली भी बोल सकते हो और तुम फिजिकल डिस्टेंस के सेंस में भी बोल सकते हो। जैसे मैं कैमरा के सामने खड़ी होकर पढ़ा रही हूँ, तो मेरी टीम अगर मुझे बोलेगी मैम एक कदम आगे आके खड़ी हो जाइए, तो यू नीड टू स्टेप फॉरवर्ड, आपको आगे आने की ज़रूरत है, यू नीड टू स्टेप फॉरवर्ड। कभी कभी ऐसा लगता है कि अच्छा, दो पार्टीज में कोई कोलैबोरेशन हो रही है, तो सामने वाली पार्टी ने बड़ी मेहनत करी है, आपको भी थोड़ी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है, यू नीड टू स्टेप फॉरवर्ड, यू नीड टू टेक वन मोर स्टेप, आपको एक और कदम उठाने की जरूरत। तो दोनों तरीके से इसको यूज करिएगा आप। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इस मुद्दे पर गहराई से विचार करना होगा। ओके, वी नीड टू थिंक डीपली अबाउट दिस इशू। वेरी सिंपल सेंटेंसेस, वेरी यूजफुल सेंटेंसेस, एंड आई थिंक अगर कोई बच्चा जेन्युइनली सीखना चाहता है तो एक एक स्ट्रक्चर के बेसिस पर वो मल्टीपल सेंटेंसेस क्रिएट करके कोशिश कर सकता है कि हमारे पास भी एक अच्छा बैंक हो वोकैब का, जिसमें हम सेंटेंसेस, फ्रेजेस, वोकैबलरी, सारी चीज़ों को रखें, है ना। चलिए, वील हैव टू रश नाउ। मेरे लिए ये एक चुनौती से कम नहीं है। अच्छा, मुझे यार देखो डांस करना नहीं आता, राइट? अगर मुझे कोई कहे कि तुम अकेले कमरे में भी नाच लो तो शायद मैं तब भी मना कर दूं, और वहीं पे अगर कोई कह दे कि इंस्टाग्राम पे खड़े होकर नाच लो, तब तो मैं मरने का नाटक कर लूंगी, बट मैं बजरंगबली रक्षा करें। वेल, मेरे लिए एक चुनौती से कम नहीं है। सो हाउ डू यू से दिस इन इंग्लिश? यू से, फॉर मी इट्स नथिंग लेस देन अ चैलेंज। फॉर मी इट्स नथिंग लेस देन अ चैलेंज। अच्छा, अगर मान लो कि कभी तुमने मुझे एक गिलास पानी पिला दिया या खाना खिला दिया, तो मैं बोलूँगी यार मेरे लिए एहसान से कम नहीं है। आप देखिए कि आप एक स्ट्रक्चर के बेसिस कितनी चीज़ें बना सकते हैं। फॉर मी, मेरे लिए, इट्स नथिंग लेस देन अ फेवर। इट्स, अभी हम चुनौती की बात करें तो चैलेंज लिखा है, लेकिन अगर यहीं मैं एहसान लगा दूं, इट्स नथिंग लेस देन अ फेवर, राइट? और मेरे लिए ये मौत से कम नहीं है, इट्स नथिंग लेस देन डेथ, राइट? जैसे छिपकली के साथ एक ही घर में अगर रहना है तो दैट इज व्हाट इक्विवेलेंट टू डेथ, राइट एवरीवन? ना, मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है, मेरे पास तुम लोगों को पढ़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है, राइट? तो यहाँ पर देखिए, I have no way left now. I have no way left now. अब और कोई चारा, विकल्प, रास्ता नहीं बचा है। तुम्हारी मदद से ये बहुत आसान हो गया, मतलब तुमने मेरी हेल्प करी ना, क्लास में रेगुलरली आए, विद योर हेल्प दिस बिकेम मच ईजियर। आप तुलना कर रहे हैं कि पहले ये जितना टफ था अब काफी आसान हो चुका है। तो कैसे कह रहे हैं आप? विद योर हेल्प दिस बिकेम मच ईजियर, ये काफी आसान हो गया है मेरे लिए। अच्छा, आई बिलीव एंड आई डू बिलीव, व्हाट इज द डिफरेंस? देयर इज अ डिफरेंस ऑफ एम्फेसिस, इंटेंसिटी। जब आप ये कहते हैं कि आई बिलीव, तो आप कहना चाह रहे हैं कि मैं मानता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। आई बिलीव एवरीबडी इज काइंड, मेरा मानना है कि सब काइंड हैं। लेकिन अगर मैं अगला सेंटेंस बोलूँ, पर आई ऑल्सो डू बिलीव, आई ऑल्सो डू बिलीव दैट काइंडनेस इज वेरी सब्जेक्टिव। यानी सब दयालु हैं, बट सब के अपने जोन ऑफ पीपल हैं जिनके लिए वो दयालु हैं। तो जब आप आई डू बिलीव बोलते हैं तो यू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ मोर एम्फेसिस टू इट। यही होता है, जैसे अगर हमसे किसी ने कहा तुमने खाना खाया, तो हम क्या बोलेंगे? हाँ खाया था, आई एट। और अगर वही कोई कहता तुमने खाना नहीं खाया, तो हम कैसे कहेंगे? अरे खाया था, एम्फेसिस। अब हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे? आई डिड ईट, आई डिड ईट। तो ये जो ऑक्सिलरी बीच में आता है और उसके बाद V1 लगता है, उस केस में एम्फेसिस का फर्क पड़ जाता है, ठीक है? पहला सेंटेंस, मुझे ये फैसला लेने में थोड़ी देर हुई, या फिर मुझे एग्जाम देने में थोड़ी देर हुई, या मुझे समझने में थोड़ी देर हुई। कई बार हम ऐसा कहते हैं ना, गाइस मुझे आपके कमेंट्स क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्या हो गया आपको? आप लोग इतनी शांति से क्यों पढ़ रहे हैं आज? अभी तक कोई ना नमस्ते, ना दुआ, ना सलाम, ना गुड मॉर्निंग, ना गुड आफ्टरनून, हाय, हेलो एवरीवन, डू यू गाइस ओके? सब ठीक है, राइट? कोई टेंशन तो नहीं है? तुम लोग ठीक हो ना? अभी तक किसी ने नहीं लिखा,
कुछ भी अजीब, जल्दी से लिखो, चलो गेट एक्टिव इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो मुझे ये फैसला लेने में थोड़ी देर हुई, और ऐसी ये जो थोड़ी देर हुई वाली बात है, ये हम कई चीज़ों के साथ जोड़ करके बोलते हैं, जैसे कि मुझे समझ आने में थोड़ी देर हुई, या मुझे पढ़ाई शुरू करने में थोड़ी देर हुई, या मैं वहाँ पहुँचने में थोड़ी देर हुई। सो इसके लिए एक फ्रेज आपको, एक सेंटेंस आपको सिखाते हैं, इट टुक मी अ लिटिल वाइल। यार उसका जोक समझने में मुझे थोड़ी देर हुई। It took me a little while to understand his joke. Right? So similarly, you say it took me a little while to make this decision. मुझे ये निर्णय लेने में थोड़ी सी देर हुई। जी हाँ, सारे बच्चे एक्टिव हो चुके हैं। वेरी गुड टू सी यू ऑल। चलिए, तो ये पैटर्न पर आप भी सैटरडे संडे को अपने सेंटेंसेस बनाइएगा, ठीक है। हर समस्या का समाधान होता है, तुम चिंता मत करो। आज जो चीज़ तुम्हें बहुत डिफिकल्ट लग रही होगी, कल तुम उसको खुद सॉल्व कर लोगे, नहीं तो ऊपर वाला कर देगा। सो तुम स्ट्रेस मत लिया करो। हर समस्या का समाधान होता है, समाधान की अंग्रेजी सोल्यूशन होती है, और समस्या की अंग्रेजी प्रॉब्लम होती है। सेंटेंस क्या बनेगा? एवरी प्रॉब्लम हैज अ सोल्यूशन। ओके, और हर सवाल का जवाब होता है, एवरी क्वेश्चन हैज एन आंसर। हर इंसान की किस्मत होती है, एवरी ह्यूमन हैज अ डेस्टिनी, हैज हिज और हर डेस्टिनी बेटर। अच्छा, तो इस तरह से आप ये वाले पैटर्न पे भी मल्टीपल सेंटेंसेस लगा सकते हैं, ठीक है पायल, कोई नहीं। मुझे अपने फैसले पर यकीन नहीं है। कभी कभी हम थोड़े से डाइसी होते हैं चीज़ों को लेकर के, यानी कि थोड़ा सा अनसर्टेन होते हैं कि यार ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये वाली जॉब ले लूँ या नहीं लूँ, ये वाला फॉर्म फिल करूँ या नहीं करूँ। तो मुझे अपने फैसले पर यकीन नहीं है। अब मैंने फिल तो कर दिया है, आई एम नॉट श्योर ये अच्छा होगा या नहीं। तो आप इसको अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं कि आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट माई डिसीजन। अच्छा, एक और चीज़ है, इसको बहुत सारे लोग कहते हैं डिसीजन, ये सारे गलत हैं। प्रोनाउंसिएशन क्या रहेगा? डिसीजन, ज। सो दैट इज ज और श का मिक्स, दैट इज डिसीजन। सो हाउ डू यू से दैट? आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट माई डिसीजन। अच्छा, मुझे इस बंदे पे यकीन नहीं है, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट हिम। मुझे तुम्हारे इस कदम पे कॉन्फिडेंस नहीं है, यकीन नहीं है, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट योर दिस मूव। अच्छा, मुझे तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं है, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट योर स्टेटमेंट और योर प्रोमिसेस। तो देखिए, आप क्या कर सकते हैं, एक हम आपको एग्जाम्पल देते हैं और उसी से मिलते जुलते 10, 15, 20 आप खुद क्रिएट कर सकते हैं और बोलना शुरू कर सकते हैं। मूविंग ऑन, इससे ज़्यादा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मम्मी प्लीज़ यार ये वाला फॉर्म भरने दीजिए, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, ये सेंटेंस सिखाने के बाद मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगी जो आज ही मेरी लाइव क्लास में हुआ है। मैं पढ़ा रही थी और उसमें हुआ था, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। ज़्यादा लड़कियां इस बात से रिलेट करेंगी, उनको जब भी कुछ मांगना होता है घर वालों से तो उन्हें कुछ ना कुछ कुर्बान भी करना होता है। मम्मी प्लीज़ ये वाली नौकरी करने दीजिए, इसके बाद हम कुछ नहीं मांगेंगे आपसे, या हमें ये वाला कोर्स कर लेने दीजिए, हम सच में कुछ नहीं मांगेंगे। तो ये जो हर बात पे एक कुर्बानी देने का फंडा है बच्चों, खासकर लड़कियों का, वो मुझे थोड़ा सा कम पसंद है। ऐसा करना नहीं चाहिए। आई थिंक अपॉर्चुनिटी और ट्रस्ट सबको बराबरी से दिया जाना चाहिए, और ये बच्चों की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस ट्रस्ट को तोड़े नहीं। करेक्ट? यहाँ पर आप कैसे बोलेंगे? इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट नीड एनीथिंग मोर देन दिस और आफ्टर दिस। इसके बाद हमें कुछ नहीं चाहिए। आई डोंट नीड एनीथिंग आफ्टर दिस, आई डोंट नीड एनीथिंग मोर दैन दिस। इससे ज़्यादा मतलब जितना मुझे अभी इस वक्त पानी चाहिए ना, उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मतलब मुझे कोल्ड ड्रिंक दो, कॉफ़ी दो, चाय दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पानी चाहिए। सो आई डोंट नीड एनीथिंग मोर दैन दिस। इससे ज़्यादा मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और जो मैंने आपको बोला, द स्टोरी दैट आई वांट टू टेल यू, सो आई वाज टेकिंग अ लाइव पेड बैच टुडे एंड हम क्लासेस जूम पे करते हैं जैसा कि आप जानते हैं। तो मेरी आदत है, मैं बच्चों को शुरुआत में थोड़ा डांटना पड़ता है कि कैमरा ऑन करो, ठीक से बैठो, बॉडी लैंग्वेज अच्छी रखो, प्रोफेशनली बिहेव करो ना, क्योंकि हम तुम्हें किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? तुम्हारे प्रोफेशनल लाइफ के लिए, फॉर योर फ्यूचर, राइट? तो अब सारे बच्चों ने कैमरा ऑन कर लिया, और थोड़ा सा जब टीचर डांटता है तो बच्चा घबरा भी जाता है कि यार अब बंद करूँगी तो कहीं डांट ना पड़े। तो उसमें एक बच्ची वो बैठी हुई थी पहले, फिर अचानक से वो मूव करने लगी। तो अब कैमरा हिलता है तो आपकी नज़र पड़ती है स्क्रीन पे, दैट शी स्टार्टेड मूविंग, शी स्टार्टेड गोइंग समवेयर। सो आई केप्ट लुकिंग एट हर कैमरा। शी वेंट टू द किचन, उसने ऐसे दीवार पे लगाया, और फॉर लाइक विद इन, फिर मैंने उसको मतलब थोड़ी देर के लिए इग्नोर किया, मैं पढ़ाती रही, मैंने देखा वो कैमरे पे खड़े होकर आटा गूंद रही थी और वो क्लास अटेंड कर रही थी।
एंड आई नो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लड़कियां खाना बनाती हैं, खिलाती भी हैं, पर वो उसके साथ साथ पढ़ाई भी करती हैं और एक गोल्डन फ्यूचर की उम्मीद भी रखती हैं. एंड इट जस्ट ब्रोक माई हार्ट अ लिटिल बिट कि एक आध घंटे का टाइम तो आप उसे दे सकते थे ना, कि वो बेचारी पढ़ ले थोड़ी देर शांति से. बट खैर वो नहीं हुआ, तो जस्ट ब्रोक माई हार्ट. एनीवे, तुम्हें इसे हाथों हाथ लेना चाहिए, यानी कि अरे यार ये कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, डोंट सिट ऑन दिस वन. यानी कि तुम बैठ के चिल मत करो. जैसे मैं बैच के बारे में तुम्हें कह रही हूँ कि टाइम मत वेस्ट करो, फटाफट से जाके एडमिशन लो और काम को आगे बढ़ाओ ना. हाउ डू यू से हाथों हाथ लेना चाहिए? यू शुड ग्रैब इट राइट अवे. ये जो अपॉर्चुनिटी है, टाइम है, मौका है, इसको आप फटाफट से यूटिलाइज करिए. जस्ट क्विकली गेट ऑन टू इट. तो अंग्रेजी में कहते हैं यू शुड ग्रैब इट राइट अवे. क्या तगड़ा ऑफर है, क्या तगड़ा बैच है, एटसेट्रा एटसेट्रा. मूविंग ऑन. रिपीट की स्पेलिंग गलत लिखी है भाई आपने, और कुछ नहीं होता, यहीं से पढ़ लो. क्या तुम सचमुच इस बात से सहमत हो? सचमुच इज लाइक, क्या तुम सच में इस बात से सहमत हो? नाउ हाउ डू यू आस्क दैट? अच्छा, उस दिन हमने आपको सिखाया भी था कि ये ऑक्सिलरी वर्ब से क्यों शुरू हो रहा है. जब आप किसी भी सवाल का जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं, तो आप उसको एक ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू करते हैं. डू यू रियली अग्री विद दिस? डू यू रियली अग्री विद दिस? डू यू रियली अग्री विद दिस? आप सामने वाले को क्या पूछ रहे हैं? तुम सच में इस बात से सहमत हो कि तुम्हें नौकरी छोड़ देनी चाहिए? नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ, पर घर वाले कह रहे तो मैं छोड़ दूंगी. अलग ही है ये. खैर, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है यार, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है यहाँ पे. तो हाउ डू यू से दैट? आई एम नॉट गेटिंग दिस. आई एम नॉट गेटिंग दिस का मतलब होता है ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा, मेरे को समझ नहीं आ रहा है. नेक्स्ट देखिए, क्या तुमने इसे सही तरीके से किया? अब जैसे कई बार हम बच्चों को कहते हैं बेटा टेंस की प्रैक्टिस करके आना, फिर वो 2 दिन बाद मिलेंगे और बोलेंगे मैम हमसे तो हुआ ही नहीं. तो हम क्या पूछते हैं? तुमने ठीक से किया था? हमने तुमको पूरा प्रोसेस बताया था. तो हम कैसे पूछते हैं? डिड यू डू इट द राइट वे? डिड यू डू इट द राइट वे? पहले थ्योरी पढ़ो, फिर थोड़े से सेंटेंसेस ट्रांसलेट करो, फिर कुछ और एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस करो, फिर रिवाइज करो, और फिर ये पूरा प्रोसेस करो. तो कई बार सामने वाले से पूछने के लिए कि तुमने सही प्रोसेस को फॉलो किया, हम पूछते हैं कि डिड यू डू इट द राइट वे. हम सबको ये याद रखना चाहिए, हम सबको ये याद रखना चाहिए कि हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं. लड़ाई झगड़े में और बदतमीजी में कुछ रखा नहीं है. हम हार्मनी के साथ रहेंगे तो सबका फायदा रहेगा. करेक्ट? अच्छा, वी ऑल शुड रिमेंबर दिस. वी ऑल शुड रिमेंबर दिस, या फिर ऑल ऑफ अस. या तो तुम वी ऑल बोल सकते हो, या तो तुम ऑल ऑफ अस भी बोल सकते हो. इनमें से कोई सा भी लगा लो. ऑल ऑफ अस शुड रिमेंबर दिस, वी ऑल शुड रिमेंबर दिस. मूविंग ऑन. आखिरकार सब कुछ सुलझ ही गया. अभी जैसे बहुत परेशानी चल रही थी, आप बहुत स्ट्रेस में थे, बट फाइनली जाके चीज़ें ठीक हो गई हैं. तो आप कैसे कहते हैं? आप कहते हैं फाइनली एवरीथिंग गॉट सॉर्टेड आउट. एवरीथिंग गॉट सॉर्टेड आउट, यानी कि सब कुछ आखिर में जाके ठीक ही हो गया. नेक्स्ट देखते हैं. मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन. मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन का मतलब आई एम ट्राइंग हार्ड बट. मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा है. आई एम ट्राइंग रियली हार्ड और आई एम रियली ट्राइंग हार्ड बट इंटरव्यूज आर्ट गेटिंग क्लियर्ड. तो इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा है. मूविंग ऑन एवरीबडी. मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. मुझे ये किताब पढ़ने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला. हाउ डू यू से दैट इन इंग्लिश? आई हैव लर्नड अ लॉट और आई गॉट टू लर्न अ लॉट. मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला का सबसे अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन होगा आई गॉट टू लर्न अ लॉट. स्पेस होता है अ लॉट के बीच में, यहाँ स्पेस है, ठीक है, प्लीज समझ जाना. चलो नेक्स्ट देखते हैं. ये एक बड़ा कदम है. क्या तुम सच में इंडिया छोड़ के जा रहे हो? तुम अमेरिका शिफ्ट हो रहे हो? ये तो एक बहुत बड़ा कदम है. दिस इज अ बिग स्टेप. दिस इज अ बिग स्टेप. ओके, ठीक है. तो ये एक बड़ा कदम है. जब भी आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले लेते हैं, स्टेप लेते हैं, तो उसी को आप कह रहे हैं यहाँ पर दिस इज अ बिग स्टेप. यू कैन ऑल्सो से जैसे कोई देश ही छोड़ के चला जा रहा है, तो ये कदम की जगह, स्टेप की जगह आप मूव भी बोल सकते हैं इसको. या फिर जैसे कभी कभी हम कहते हैं यार ये बहुत बड़ा बदलाव है मेरे लिए. अभी तक मैं टीचिंग करती थी, अब अचानक से मैं एक शेफ बन गई हूँ. सो दिस इज अ बिग change for me, this is a big shift for me, this is a big transition for me, etc. चलिए नेक्स्ट देखते हैं.
मैं बहुत जद्दोजहद कर रहा हूँ, यानी कि हसल, बहुत, जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं किसी चीज़ में, आई एम स्ट्रगलिंग अ लॉट, यानी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट, विपरीत परिस्थितियों में कोशिश करते रहना इज इक्वल टू जद्दोजहद इन उर्दू आई गेस. एंड इन इंग्लिश यू से आई एम स्ट्रगलिंग अ लॉट, आई एम स्ट्रगलिंग अ लॉट, दैट्स हाउ यू से दिस. नेक्स्ट, तुम्हारी मदद के बिना मैं ये नहीं कर पाता. आप कह रहे हैं आई वुडंट हैव बीन एबल टू, तुम्हारी मदद के बिना मैं ये नहीं बन पाता. आई वुडंट हैव बीन एबल टू बिकम दिस, है ना, ये नहीं कर पाता. आई वुडंट हैव बीन एबल टू डू दिस, राइट. तुम्हारे बिना मैं यहाँ नहीं जा पाता. आई वुडंट हैव बीन एबल टू गो देयर विदाउट यू, इस तरह से करके. तो पैटर्न जो देखते हो ना, इसके बेसिस पर अपने पैटर्न्स बनाया करिए और कोशिश करिए कि उसका करेक्ट ट्रांसलेशन करिए, बिकॉज डिट्टो स्ट्रक्चर फॉलो करना है, एक आधे वर्ड्स छोड़ करके. करेक्ट. नेक्स्ट, मुझे उम्मीद है कि तुम समझ पाओगे. कई बार ऐसा होता है जब हम, जैसे हमारे एक लौते बेस्ट फ्रेंड की शादी है और उसमें हम नहीं जा पा रहे हैं, तो हम पहले तो बहुत सॉरी बोलते हैं, वी अपोलोजाइज, एंड देन वी से यार आई रियली होप कि तुम समझ पाओगे, मुझे उम्मीद है कि तुम समझ जाओगे, आई होप यू विल अंडरस्टैंड, आई होप यू विल अंडरस्टैंड. और कभी कभी हम ये कहना चाहते हैं कि यार फाइनली देखो, तुम इस बात को एक्सेप्ट कर लोगे, फाइनली तुम इस बात को एक्सेप्ट कर लोगे कि मैं तुम्हारी शादी में नहीं आई. तो कैसे बोलेंगे? आई होप यू विल कम टू टर्म्स विद इट. किसी चीज के लिए जब हम कहते हैं यू विल कम टू टर्म्स विद इट, कि तुम फाइनली उस बात को स्वीकार कर लोगे, उसको अवॉइड नहीं करोगे, डरोगे नहीं, एंड ऑल ऑफ दैट जैज. मूविंग ऑन, नेक्स्ट देखते हैं. कभी कभी मुझे खुद पे शक होता है, मुझे लिटरली हर दिन खुद पे शक होता है कि मैं कैसे करती हूँ ये चीज़ें जो मैं कर लेती हूँ. कई बार मैं बहुत ही वाहियात काम कर लेती हूँ स्टूडेंट्स, और फिर मुझे लगता है यार बजरंग बली दाएं खड़े हैं कि वी आर एक्चुअली लिविंग इन अ मैट्रिक्स. समझ नहीं आता है हमें, बट अब हम बता भी नहीं सकते आपको कि हम क्या करते हैं, बट प्रीटी मच हर हफ्ते ही हम कुछ ऐसा कर लेते हैं. तो कभी कभी हमें खुद पे शक होता है, राइट. तो हम, ये तो मजाक की बात हो गई, बट सीरियसली भी समटाइम्स आई डाउट माई सेल्फ. यार इतने दिन से लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कभी कभी हमें खुद पे शक होता है, यू नो, कि पता नहीं हम कर भी पाएंगे या नहीं. समटाइम्स आई रियली डाउट माई सेल्फ, है ना, वेदर आई बी एबल टू डू दिस और नॉट. सो आप कैसे कहते हैं? समटाइम्स आई डाउट माई सेल्फ, कभी कभी मुझे खुद पर शक होता है. विदाउट योर हेल्प आई वुडंट बी एबल टू डू दिस. डेफिनेटली साहिल, यू विल डेफिनेटली use that sentence. That's equally good one. अब कोई देर नहीं होनी चाहिए, चलो तुरंत नोट्स बनाना शुरू करो, अब कोई देर नहीं होनी चाहिए इस काम में. So how do you say that in English? There shouldn't be any more delay now, right? आप सिंपल भी कह सकते हैं, do not delay any further, but otherwise आप क्या बोलेंगे? There shouldn't be any more delay. अगर delay noun है तो it's pronounced as delay, अगर verb है तो delay. delay and delay में difference है, ठीक है.